हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। अकाउंट से इंस्टा पर हो क्या? रेहान कियारा की बात पर मुस्कुरा दिया। जब रेहान कुछ नहीं बोला तो कियारा ने फिर से कहा, डोंट टेल मी कि मैं जो इंस्टा लाइव करती रही हूँ तुम सुनते आए हो, यानी तुम मुझे पहले से जानते हो। रेहान ने अब भी जवाब नहीं दिया। कियारा ने उसके हाथ पर हाथ रखकर बहुत बेचैन होकर पूछा, सच बताओ ना रेहान, क्या तुम मेरे इंस्टा लाइव सुनते रहे हो? हाँ कियारा, मैं तुम्हारे सिंगिंग का साइलेंट एडमायर रहा हूँ। मैंने एक बार इंस्टा स्क्रॉल करते हुए अचानक से तुम्हें पहली बार सुना था। उसके बाद से मैं तुम्हें रेगुलरली फॉलो करता रहा हूँ। मैंने तुम्हारा एक भी इंस्टा लाइव उसके बाद से मिस नहीं किया है। रेहान के ये कहने पर कियारा बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई। उसने बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या तुमको मेरी आवाज इतनी ज्यादा पसंद आई? रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहुत कियारा, मेरे पेरेंट्स बहुत छोटी उम्र में गुजर गए थे, पर मुझे याद है मेरी मम्मी बहुत सुंदर गाती थी। मेरी मम्मी का वॉइस टेक्सचर तुम्हारी आवाज से मिलता था है। जब तुम गाती हो मुझे मम्मी की याद आती है। जब मैंने पहली बार तुमको सुना था मेरा मन इंस्टेंटली तुम्हारी वॉइस से कनेक्ट हो गया था। मैंने उसके बाद से तुम्हारे सारे लाइव सुने हैं, पर पहली बार के अलावा मैं तुम्हारे किसी भी इंस्टा लाइव में अपने रियल अकाउंट से नहीं आया हूँ। हर बार अलग अलग अकाउंट से मैंने तुम्हारा लाइव ज्वाइन किया। हालांकि छुपे रहने की मेरे पास कोई वजह नहीं थी, पर पता नहीं मैंने क्यों ये बात सबसे छुपाई। यहाँ तक कि नील भी नहीं जानता कि मैं तुमको इतना रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। रेहान के ये सब कहने के बाद कियारा कुछ देर तो रेहान को देखती ही रह गई। फिर उसने रेहान से पूछा, तुमने अभी उस इंस्टा लाइव का जिक्र किया जिसमें मैंने एंशिएंट ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे, तो क्या बाकी लड़के लड़कियों की तरह तुमको भी मेरी ड्रेस पसंद आई थी? रेहान ने स्माइल करते हुए कहा, ड्रेस क्या, तुम्हारी तो हर अदा ही जानलेवा है। आवाज तो कातिल है ही है जो तुम्हारे गाते मुस्कुराते हुए गाल में डिंपल पड़ते हैं, बस इन्हीं गड्ढों में बार बार मेरा दिल गिरा जाता है। कियारा रेहान की फ्लर्टिंग बातें सुनकर जोर से हंस दी और बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी बातें बनानी भी आती है। सच बताओ ना, सच में ड्रेस अच्छी थी या कि झूठी तारीफ कर रहे हो? रेहान एकदम से बोला, अरे भाई सच में बहुत अच्छी थी। कहा तो उसकी एम्ब्रॉयडरी, उसका फैब्रिक, उसका डिजाइन सब कुछ कमाल था। कियारा हैरान होते हुए बोली, क्या बात है रेहान, तुमको तो लड़कियों के फैशन की बहुत नॉलेज है। अच्छा तुमको पता है उसी लाइव में ऐसा भी कुछ हुआ था जो बहुत दिन तक इंस्टा पर वायरल होता रहा। कॉलेज में भी उसके बारे में बहुत सारी बातें बनाई गई। वैसे आई एम श्योर वह स्कैंडल भी तुम्हारी नजर से छुपा तो नहीं रहा होगा। कियारा की बात सुनकर रेहान मुस्कुराया और अपनी हंसी दबाकर इधर उधर देखने लगा। कियारा समझ गई कि यानी उस दिन जो कुछ हुआ वह सब कुछ रेहान का किया धरा था। वह भी मुस्कुरा दी। उसके लिए यह बात बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग जैसी थी कि जिस इंसान को वह इतने समय से ढूंढ रही थी वह रेहान ही है। उसने अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए पूछा, अच्छा अब समझी सब बात, यानी वह तुम थे जो उस दिन लाइव के दौरान रोशन से लड़े, उसको उकसाते रहे और चैरिटी सिंगिंग फंडिंग में मेरे अकाउंट में लगातार पैसा ट्रांसफर करते रहे। अब तो रेहान जोर से हंस दिया और बोला, हाँ वह मैं ही था। कियारा हैरानी और खुशी से शिवर करती हुई बोली, माय गुडनेस, मैं बिलीव नहीं कर पा रही कि तुम इतने दिन से मेरे आसपास हो और मुझे पता भी नहीं। उस इंस्टा लाइव में जो इतना बड़ा अमाउंट मुझे गिफ्ट किया गया वह तुम थे। रोशन ने पहले 10,000 गिफ्ट किए तो तुमने अचानक से 20,000 गिफ्ट की तरह ट्रांसफर कर दिए। रोशन को बर्दाश्त नहीं हुआ कि इस तरह कौन उसे नीचा दिखा रहा है। उसने 50,000 गिफ्ट किया, तुमने एकदम से 1 लाख कर दिया। फिर बढ़ते बात इतनी आ गई कि रोशन ने 50 लाख गिफ्ट कर दिए और तुमने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए एक झटके में 1 करोड़। उसके बाद तो रोशन गुस्से में लाइव छोड़कर चला गया और कितने समय तक कॉलेज में इसी टॉपिक पर बातें होती रही। मैंने तुम्हें उसके बाद कितने डीएम करे ये जानने के लिए कि यह अकाउंट किसका है, पर मैं कुछ भी पता नहीं लगा पाए और तुमने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि उस दिन कैंटीन वाले झगड़े के बाद से वह पहले ही तुम्हारा जान का दुश्मन हो गया है। अब अगर उसे पता चला कि उस दिन उस इंस्टा लाइव में पूरे कॉलेज के सामने तुम ही हो जिसने उसकी इतनी बुरी तरह से इंसल्ट की थी, तब तो पता नहीं वो क्या ही कर डालेगा। कियारा के रोशन के बारे में ये कहने से डरना तो बहुत दूर की बात, उल्टा रेहान की आंखें और तेज चमकने लगी। वो तपाक से बोला, अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस बात को पब्लिक करते हैं कि उस दिन तुम्हारे इंस्टा लाइव में सरेआम उसके कपड़े मैंने उतारे थे। कहकर रेहान खिलखिलाकर हंस दिया। कियारा उसको एकटक देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि रेहान में आखिर कितने रहस्य छुपे हैं, बल्कि अब तो उसके खुद के इमोशंस भी उसके लिए मिस्ट्री बन रहे थे।
वो सोच रही थी कि वह रेहान को रिस्पेक्ट ज्यादा करने लगी है या उसके दिल में रेहान के लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। उधर पूल में बाकी सारे दोस्त पानी में एक दूसरे को उठा कर पटक रहे थे और जिंदगी के फुल मजे ले रहे थे। सब बहुत खुश थे और नील को इतना खुश देखकर रेहान बहुत खुश था। अचानक रेहान ने कियारा का हाथ पकड़ा और इससे पहले कि कियारा कुछ समझती उसको खींचता हुआ पूल में कूद गया। हर तरफ हंसी बिखर गई। 19वीं फ्लोर की खिड़की से जो आंखें दूरबीन लगाए देख रही थी उसने दूरबीन गुस्से में जमीन पर खींचकर मारी और दूरबीन के टुकड़े हो गए। बहुत देर तक उसके बाद पुल में उन सब का हंसना खेलना होता रहा। अचानक से रेहान उन सब को छोड़कर तेजी से पुल के बाहर निकला। उसको इस तरह एकदम से जाते देख नील ने टोका तो रेहान ने अपने हाथ की छोटी उंगली उठा दी। उसके इस इशारे पर सारे एक बार फिर जोर से हंस दिए। दरअसल रेहान को बहुत तेज टॉयलेट आई थी। वह लगभग भागता हुआ वॉशरूम की तरफ गया। रेहान ने जब तेजी से वॉशरूम का दरवाजा खोला तभी अंदर से बाहर की तरफ आते हुए आदमी से उसकी जोरदार टक्कर हुई और वो आदमी जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के साथ ही वह जोर से गाली देकर बोला, अबे कमीने साले, अंधे की औलाद, देख कर नहीं चल सकता। रेहान ने उसकी बदतमीजी का जवाब उतनी ही बदतमीजी से देते हुए कहा, लगता है अंदर से अपना ही गंद ठूंस कर बाहर आया है, तभी मुंह से शिट उगल रहा है। रेहान के ये कहते ही है वह इंसान जैसे गुस्से में पागल हो गया। उसकी आंखें लाल थी और जिस तरह से चढ़ी थी साफ दिखाई दे रहा था कि वह बहुत ज्यादा नशे में है। वह तेजी से जमीन से उठा और उसने रेहान को पंच मारने की कोशिश की। रेहान ने नीचे झुककर खुद को बचाया और अपना घुटना उसके पेट में दे मारा। वह आदमी चीखता हुआ नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उसने रेहान को और ज्यादा गंदी गालियां देते हुए कहा, सुअर की औलाद, तेरे को आइडिया भी नहीं है, तूने किस पर हाथ उठाया है, तेरी एक हड्डी पसली बराबर कर दूंगा। वह इतना ही बोल कर चुका था कि रेहान ने उसके पेट में खींचकर 2-3 लातें जमा दी और बोला, उगल साले, कितना गंद उगलेगा तू, उतने ही तेरे पेट में जूते ठूसूंगा। वह आदमी रेहान के माँ बाप खानदान सबको गालियां दिए जा रहा था और रेहान गुस्से से पागल हुआ उसे पीट रहा था। अचानक से पास के लेडीज टॉयलेट का दरवाजा खुला और शैरन भागती हुई आई। उसने रेहान को धक्का देकर पीछे हटाया और उस आदमी के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसे हक करती हुई बोली, ओ माय गॉड डार्लिंग, तुमको तो बहुत चोट लग गई है। इस लो क्लास लूजर ने तुम पर कितनी बुरी तरह अटैक किया है। अचानक से शैरन के सामने आने से रेहान भी हैरान रह गया और इस बात पर इससे भी ज्यादा हैरान हुआ कि शेरॉन अपनी से लगभग दुगनी उम्र के आदमी को डार्लिंग कहकर उससे चिपकी जा रही थी। मन ही मन रेहान ने सोचा, इस लड़की के बाप के पास ठीक ठाक पैसा है, उसके बावजूद इसका ये हाल है। किसी भी रईस की दौलत पर ऐसे लार टपकाती हुई इतना गिर सकती है ये। उस पल रेहान को एक बार फिर खुद पर गुस्सा आया कि उन दिनों उसकी क्या मती मारी गई थी जब वह इस लड़की के ऊपर जान दे रहा था। रेहान ने गुस्से में उस आदमी के ऊपर थूकते हुए शैरन को कहा, ओए होए, ये तेरे से दुगनी एज का तेरा शोना मोना डार्लिंग पिट गया मेरे से, पर समझा ले अपने इस डार्लिंग को, अगर यह गंद बकना इसे बंद नहीं किया ना तो इसकी जुबान काट कर तेरे हाथ में दे दूंगा। आई बड़ी डार्लिंग की लैला, शेरून गुस्से से दहाड़ती हुई बोली, मैं जानती थी कि तुम गंदी परवरिश का नतीजा हो, नाली के कीड़े हो जो अचानक पैसा मिलने से पागल हो गया है, पर इतने डिस्गस्टिंग हो यह अंदाजा नहीं था मुझे। पर इस बार तुमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम क्या इनको राहुल के बराबर समझ रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यह कौन है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अभी घुटनों के बल बैठकर इनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लो, वरना तुम्हें इनके गुस्से से दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे जैसों को तो गले में कुत्ते का पट्टा डालकर अपने घर में बांधते हैं ये। रेहान का दिल किया शेरॉन को खींचा कर थप्पड़ लगा दे, पर वह अपना गुस्सा पीते हुए बोला, शुक्र कर कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, वरना अभी के अभी तबीयत से बता देता तुझे कि गंदी परवरिश क्या होती है और कुत्ते का पट्टा किसके गले में बंधता है। जितनी देर रेहान शेरॉन से बात कर रहा था इतनी देर वह आदमी अपना मोबाइल निकालकर कहीं फोन मिला रहा था। रेहान ने उसे फोन पर लगा देखकर कहा, क्यों, तुझे घसीट कर ले जाने के लिए अपने कुत्तों को बुला रहा है? इस बार वह आदमी कनिंगली हंसते हुए बोला, अभी देखते हैं साले कौन कुत्ता है यहाँ पर और कौन शेर। अगले ही मिनट 10-15 लोग भागते हुए आए और रेहान को घेर लिया। डरना तो रेहान के खून में ही नहीं था। उन सबको इस तरह खुद को घेरता देख रेहान और जोर से हंस दिया और बोला, भाई ये तो बड़ी मजेदार बात है कि गीदड़ की प्रोटेक्शन के लिए कुत्ते आए हैं। नीचे पड़े उस आदमी ने अपनी पूरी ताकत से चीखते हुए अपने गुंडों को कहा, तोड़ दो साले की एक हड्डी और टॉयलेट में ले जाकर इसे तबीयत से गू खिलाओ ताकि इसको समझ आए कि इसने किससे पंगा लिया है। पर इससे पहले कि वह गुंडे रेहान को हाथ लगाते अचानक से जैसे जादू हो गया। पल भर में ही तकरीबन 50 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन सबको घेर लिया।
ये वही लोग थे जो 24 घंटे रेहान की सिक्योरिटी के लिए उसके आसपास रहते थे और अब जरूरत पड़ने पर फौरन एक्शन में आ गए थे। इतने सारे हुजूम को आसपास देख उस आदमी के बुलाए गुंडों की हालत खराब हो गई। इससे पहले ही कोई कुछ समझ पाता, वहां दे दनादन लात घूंसे चलने लगे। वह 15 के 15 गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। रेहान के आदमी धुआंधार उन पर लातें बरसा रहे थे। शेरॉन सदमे में खड़ी डर से बुरी तरह कांप रही थी, पर वह आदमी जो नीचे गिरा हुआ था जाने किस मिट्टी का था। इतना सब हो जाने के बाद भी वह चुप नहीं हुआ। उसने चिल्लाकर रेहान को कहा, तेरी भलाई इसी में है सुअर की औलाद की, तू आज मुझे जान से मार दे, क्योंकि अगर मैं बच गया तो तेरे खानदान में कोई नहीं बचेगा। सबकी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा। उसके ये कहते ही रेहान ने उसके मुंह पर खींचा कर लात मारी। उसने पलट कर रेहान को कहा, मार चिकने मार, देखूं तुझ में कितनी हिम्मत है। मैं सोच रहा हूं तू ऐसा चिकना है तो तेरी माँ बहन कितनी मस्त होंगी, मजा आएगा उनको उठाने में। वह जानबूझकर रेहान को इतनी घिनौनी बातें बोलकर उकसा रहा था। रेहान गुस्से से पागल हो गया और लगातार उसको बुरी तरह पीटने लगा। रेहान को यूं गुस्से से पागल होता देखकर उसके कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पास आए और सबने उसको पकड़कर पीछे खींचना शुरू किया। उनमें से एक ने कहा, सर प्लीज आप अपने हाथ इस गंदे आदमी के खून से मत गंदे कीजिए, इसे हम सबक सिखा देंगे, आप यहाँ से अब जाए। रेहान समझ गया कि चौहान अंकल ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, तभी वह लोग उसे रोक रहे हैं। रेहान उठकर खड़ा हुआ, अपने कपड़े झाड़े और बोला, यह मुझे गो खिलाना चाहता था, अब इसको लेकर जाओ और तबीयत से गो खिलाना और इतना खिलाना कि 4 दिन तक ये वही उगलता रहे। ये बोलकर रेहान वहां से जाने लगा, पर जाते जाते वो अचानक पलटा और शेरॉन के पास आकर बोला, तू तो कमाल की जहरीली नागिन है, तेरे लिए मैं आज अपना यह उसूल भी तोड़ता हूँ कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। और यह कहते ही रेहान ने शेरॉन को इतना कसकर थप्पड़ मारा कि वह नीचे जमीन पर गिर गई। पर वह आदमी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह पीछे से अब भी चिल्लाकर रेहान को कह रहा था, अबे इनको बोलकर जा कि मुझे जिंदा ना छोड़ें वरना तुझे अंदाजा नहीं है तेरा क्या होगा। उसके ये कहते ही रेहान के सिक्योरिटी गार्ड ने उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ तेजी से मोड़ा और उसका कंधा तोड़ दिया। दूसरे गार्ड ने उसके पैर पर पैर रखा और झटके से उसकी टांग भी तोड़ दी। उसकी चीखें आसमान तक सुनाई देती लगी, पर इस बार रेहान ने पलट कर नहीं देखा और चलता चला गया। इस वक्त उसके अंदर एक भयानक तूफान चल रहा था। दरअसल इस मार पिटाई में उस आदमी की जेब से उसका विजिटिंग कार्ड गिर गया था। उस कार्ड से रेहान पहचान गया था कि वह आदमी कौन है। उस आदमी की आइडेंटिटी ने रेहान के दिमाग में सैकड़ों विस्फोट एक साथ करने शुरू कर दिए थे। शंग्रीला आते हुए रेहान ने सोचा भी नहीं था कि ये दिन ऐसा वायलेंट टर्न लेगा। उस आदमी की आइडेंटिटी ने रेहान के दिमाग में भूचाल ला रखा था। रेहान ने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा ब्रूटल बिहेव किया था, पर हालात उसके आसपास अब जंगल राज जैसे होते जा रहे थे, और जंगल में जिसके पास पौवा हो वही सरवाइव कर सकता है। रेहान जब वापस पूल के पास पहुंचा तो उसके सारे दोस्त पानी से बाहर आकर जल्दी जल्दी कपड़े पहन रहे थे। ये चीख पुकार उन सब ने भी सुन ली थी। रेहान को देखते ही नील उसके पास भागता हुआ आया और बोला, रेहान तू ठीक है ना, तुझे इतना टाइम कैसे लग गया, वहाँ कुछ हुआ है ना। नील रेहान के लिए बहुत घबराया हुआ था। रेहान ने कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ, सब ठीक है। नील एकदम से बोला, कुछ नहीं हुआ तो इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वहां भागते हुए कैसे गए अभी? क्या छुपा रहा है तू? क्या हुआ है अंदर, बता साफ साफ। नील इतने समय से रेहान के साथ था कि रेहान के चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ जाता था कि वह ठीक नहीं है। नील साफ देख पा रहा था कि रेहान बेहद गुस्से में है और वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जब रेहान ने नील को कोई जवाब नहीं दिया तो सबके फेस पर टेंशन उभर आई। सबके उतरे चेहरे देखकर रेहान ने खुद को संभालते हुए कहा, सही में यार कोई बात नहीं है, इन लोगों की रूटीन सिक्योरिटी ड्रिल हो रही है डिजास्टर्स पैनिक सिचुएशन हैंडल करने की। तुम लोग इतना स्ट्रेस मत लो, चलो अब सबका नहाना हो गया तो कम ऑन लेट्स गो, यहाँ की बाकी एक्टिविटीज का मजा लेते हैं। बाकी सब ने तो रेहान की बात मान ली कि कुछ भी नहीं हुआ है, पर नील रेहान को इतनी अच्छी तरीके से जानता था कि वह समझ गया कि कोई बड़ी बात जरूर हुई है। वहां से निकलकर सब ने 1-2 घंटे शंग्रीला के शॉपिंग आर्केड और गेमिंग जोन में बिताए। उसके बाद रेहान ने अपने दोनों दोस्तों को वापस हॉस्टल छोड़ दिया। कॉलेज कैंपस में बुगाटी के एंटर करते ही फिर से हलचल मच गई। कैंपस में बुगाटी जैसी गाड़ी देखने का अभी कोई भी यूज्ड टू नहीं था। हर तरफ रेहान और उसकी कार के बारे में ही बातें हो रही थी। नील को ये सब देखकर मजा आ रहा था, पर रेहान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अपने दोस्तों को हॉस्टल ड्रॉप करने के बाद उसने कियारा और साशा को भी गर्ल्स हॉस्टल छोड़ा। नील जब उतर के उन्हें हॉस्टल के गेट तक छोड़ने गया तो रेहान ने एक जरूरी फोन मिलाया और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी। नील ने रेहान को फोन पर बात करते देख लिया था। उसने रेहान से फिर पूछा,
अब तो सब चले गए, अब तो बता दे वहां आखिर क्या हुआ था। इस बार रेहान ने नील को सब सच बता दिया कि किस तरीके से वह एक आदमी से टकराया और कितना बड़ा बवाल मच गया। रेहान ने बताया कि वह आदमी शेरॉन का नया सो कॉल्ड लव इंटरेस्ट भी है जो शेरॉन से दुगनी उम्र का था। नील ने हैरान होते हुए पूछा, पर साला वह ऐसी क्या हस्ती था जो 20-20 बॉडीगार्ड लेकर चल रहा था। रेहान बोला, जब झगड़ा शुरू हुआ तब मुझे भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे तो काफी देर बाद पता चला कि वह आदमी रोशन की कंपनी का सीईओ है। मैंने जब रोशन के बारे में छानबीन की थी तब मुझे पता चला कि यह आदमी न सिर्फ उसके कंपनी का सीईओ है बल्कि कंपनी की आड़ में जितने गलत काम किए जाते हैं उन सब का भी सारा कंट्रोल इसी आदमी के पास है। रोशन के फादर का राइट हैंड है यह आदमी। ये सब सुनकर नील फिक्र करता हुआ बोला, यार रेहान ये हो क्या रहा है? जब से तेरे पास पैसा आया है रोज कोई ना कोई बवाल मच रहा है। अब इस क्लेश को कैसे सुलझेंगे यार? नील की बात सुनकर रेहान बोला, रोशन की कंपनी अपना मैक्सिमम पैसा बहुत बड़ा फैशन ब्रांड लॉन्च करने में इन्वेस्ट कर रही है। यह आदमी विजेंद्र उसी का सीईओ है। इसकी दुर्गति की खबर लगते ही रोशन यकीनन पागल की तरह नाचेगा। पर मुझे उसकी टेंशन नहीं है, उसको तो मैं हैंडल कर लूंगा। अभी जब तू उतरकर साशा को छोड़ने गया था तो मैंने उस सिक्योरिटी हेड को फोन किया जिसे चौहान अंकल ने हायर किया है, जिसने वहां पर आकर वह सारा बवाल संभाला। मैंने उसको बोला अगर यह विजेंद्र हमें रोशन के बिजनेस का इनसाइड इन्फॉर्मेशन देने को तैयार हो जाए तब तो इसको छोड़ देना, वरना इसका ये हाल करना कि न साला जिंदा में रहे न मरे में। रेहान का बदला हुआ रूप देखकर नील हैरान तो था ही, पर अब उसे डर भी लग रहा था कि रेहान लगातार किन चक्करों में फंसता जा रहा है। इतनी क्रूरती उसने रेहान के चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। पर रेहान एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून फैमिली से था। उसके ब्लड में ये दबंगपना और डेयरिंग भरी पड़ी थी और यह जरूरी भी थी, वरना इतना बड़ा एम्पायर संभाला ही नहीं जा सकता। ये सारी क्वालिटीज रेहान में हमेशा से थी, बस सरफेस अब हो रही थी। योजक चिन्ह। उधर राहुल और रोशन बार में शराब पीते हुए रेहान के बारे में ही बात कर रहे थे। राहुल रोशन को चने के झाड़ पर चढ़ाता हुआ बोला, समझ नहीं आता इस भिखारी रेहान के पास रातों रात इतना पैसा कहां से आ गया है, और उस पर हिम्मत देखो तुमसे पंगा ले रहा है। उस साले को पता नहीं है कि रोशन द ग्रेट तो हंसराज कॉलेज का ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का असली किंग है। रेहान जैसे लड़के तो चूजे हैं तुम्हारे आगे ब्रो। रोशन ने भी हाइपर होकर राहुल को कहा, तू देखना क्या हाल करने वाला हूँ मैं उस टके के लौंडे का। अभी तक तो बच गया पर बहुत टाइम बच नहीं पाएगा साला। रोशन की बात सुनकर राहुल बोला, हाँ पर मैंने सुना है कि रेहान को सबक सिखाने के लिए जब तुमने उसके दोस्त नील को उठवा लिया था तब भी रेहान ने वहां आकर तांडव मचा दिया था। तुम्हारे बहुत खास आदमी की टांग भी तोड़ दी थी। रोशन राहुल की बात सुनते ही चौंका कि राहुल कैसे ये सब जानता है। फिर उसे क्लिक किया कि राहुल भी अच्छा खासा पैसे वाला है, सोच तो उसके भी होंगे ही। रोशन ने फौरन बात को कवर करते हुए बोला, मैं जानबूझकर अब कुछ दिन चुप बैठा हूँ। हमारी कंपनी बहुत बड़े फैशन इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली है। वह कंपटीशन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, इसलिए मुझे इन दिनों अभी फुर्सत नहीं है। वहां से थोड़ा फ्री होता हूं तब तुम देखना कि रेहान की तो मैं क्या गत बनाऊंगा। अभी नए नए पंख निकले हैं, हवा में उड़ लेने दो साले को कुछ दिन। इतने में ही रोशन का फोन बजा। रोशन ने फोन उठाया तो उधर से बताया गया कि किस तरह से आज उसके कंपनी के सीईओ विजेंद्र के हाथ पैर तोड़कर उसको अपाहिज कर दिया गया है, और यह करवाने वाला भी और कोई नहीं रेहान ही है। रोशन गुस्से में जोर से चिल्लाया, तुम साले सब के सब नकारा हो, तुमने उसको जिंदा कैसे छोड़ दिया? फिर पता नहीं उधर से क्या कहा गया कि रोशन ने गुस्से में फोन दूर फेंक कर मारा। वह चेयर से उठा और पिंजरे में बंद गुस्सैल जानवर की तरह इधर उधर चक्कर काटने लगा। राहुल ने पूछा, क्या हुआ रोशन? रोशन दांत पीसता हुआ बोला, इस रेहान की तो अंतड़ियां फाड़ के कुत्तों को न खिलाई तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। वेट एंड वॉच राहुल, मैं इस रेहान को ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा कि इसके ये 150 चमचे तो क्या पूरी फौज भी आ जाए तो इसे बचा नहीं सकेगी। रोशन को इतनी तेज गुस्से में देख राहुल समझ तो गया था कि रेहान ने उसके किसी और आदमी की भी पिटाई की है। राहुल ने और आग में घी डालते हुए रोशन को कहा, मैंने सुना है कि आजकल रेहान जिस लड़की के साथ देखा जाता है वह भी उसी फैशन इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही है जिसकी तुम लोग तैयारी कर रहे हो। इस इवेंट में रेहान उस लड़की को बहुत सपोर्ट कर रहा है। राहुल की बात पर रोशन हैरान हुआ, फिर कुछ सोचकर बोला, थैंक्स बडी, ये इन्फॉर्मेशन मेरे बहुत काम आने वाली है। मुझे नहीं पता था कि यारा भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। असली मजा तो अब आएगा। राहुल मुस्कुरा दिया। वह सीधे सीधे रेहान का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए रोशन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वह बहुत शातिर ढंग से सब पर नजर रखे हुए था। जब रेहान और रोशन की कियारा को लेकर कैंटीन में लड़ाई हुई थी, राहुल ने उसके बाद कियारा के बारे में सब छानबीन की। तभी उसको पता चला कि वह एक फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है।
और उसके पास रिसेंटली ही कहीं से बहुत पैसा आया है। उसी पैसे से उसने अपनी वर्कशॉप भी सेट की है। राहुल को आइडिया था कि यह सारा सपोर्ट उसको हो ना हो रेहान ही दे रहा है, इसलिए उसने यहाँ रोशन को और भड़का दिया। योजक चिन्ह। उधर नील और रेहान भी बहुत देर तक बातें करते रहे कि आने वाले खतरों से कैसे निपटना है। फिर रेहान की नजर घड़ी पर पड़ी। उसने नील को कहा, नील मैंने कियारा से वादा किया था कि मैं शाम को उसकी वर्कशॉप पर आऊंगा। कियारा ने बहुत इंसिस्ट किया है यार, वह मुझे अपने डिजाइन किए हुए कपड़े दिखाना चाहती है। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है जा, पर ध्यान रखना तू, अब बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए हैं तेरे। रेहान ने उसे थम्स अप किया और अपनी बुगाटी की तरफ चल दिया। वह जब कियारा की वर्कशॉप पहुंचा तब वह बहुत डेस्परेटली उसका वेट कर रही थी। रेहान के वहां आते ही वह बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसको अपने बनाए हुए कपड़े दिखाने लगी। बताने लगी कि किस डिजाइन की इंस्पिरेशन उसने कहां से ली, फैब्रिक कहां से लिया, कहां से उसने इंटरनेशनल पैटर्न स्टडी किए। वह एक छोटे बच्चे की तरह खुश होकर सारी डिटेल्स रेहान को बता रही थी। रेहान बस हाँ में हाँ मिलाता गया। दरअसल उसे इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने तो कियारा की ड्रेस की तारीफ करते हुए यूं ही हवा में तीर फेंका था। कियारा को ये लगा कि रेहान को फैशन की बहुत ज्यादा समझ है, इसलिए वह अपने काम की बारीक डिटेल्स भी उसको बता रही थी। रेहान ने उसको बूस्टअप करते हुए कहा, तुम्हारे बनाए हुए डिजाइनर्स बहुत सुंदर और यूनिक हैं। रेहान से तारीफ मिलने पर कियारा खुश तो हुई, पर साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक उदासी भी थी जो रेहान ने नोटिस कर ली। रेहान ने कियारा से पूछा, तुम खुश नहीं लग रही? तब कियारा ने कहा, रेहान तुम कह रहे हो कि यह डिजाइनर्स बहुत सुंदर हैं, ये सुनकर मुझे खुशी तो बहुत हो रही है, पर मुझे अभी भी अपने काम पर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने एंशिएंट रॉयल लुक में जरी और गोटा पट्टी के साथ एक्सपेरिमेंट तो किए हैं, पर इस फैशन कंपटीशन में अधिकतर जज इंटरनेशनल लेवल के हैं। उनके लिए इंडियन एथनिक शायद इतना इम्पोर्टेंस ना हो। मेरे वार्डरोब में इंटरनेशनल लेवल के डिजाइन बहुत नहीं है। उनके मटेरियल और कारीगर दोनों की अवेलेबिलिटी का मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। जो तुमने उस दिन मेरे लाइव सिंगिंग में चैरिटी किया था, उसकी वजह से ही मैं इतना भी मैनेज कर पाई हूँ, वरना दिल्ली जैसे शहर में वर्कशॉप सेट करना, कारीगर अरेंज करना, मशीनें लेना आसान नहीं है। रेहान और कियारा बात कर ही रहे थे, इतने में कियारा के फोन पर उस मॉडलिंग एजेंसी का फोन आया जहां से उसने फैशन शो में अपने कपड़ों को शोकेस करने के लिए मॉडल हायर किए थे। उन लोगों ने फोन पर उसको कहा कि कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से अब उसको मॉडल प्रोवाइड नहीं किए जा सकते। कियारा एकदम पैनिक हो गई और उनसे बहस करने लगी, आप लास्ट मिनट पर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे 2 मॉडल प्रोवाइड करने की कमिटमेंट की थी, एक मेल एक फीमेल। उधर से जवाब आया, जी हाँ हमने कमिटमेंट किया था, पर आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी पेपर पर नहीं था, इसलिए आप हमें फोर्स नहीं कर सकती। कियारा ने उन्हें गुस्से में कहा, अरे कमाल करते हैं आप, पेपर पर नहीं था का क्या मतलब? वह कमिटमेंट भी कोई चीज होती है, सब पेपर एग्रीमेंट ही नहीं होता। आपके कहने के बाद मैंने निश्चिंत होकर सारी तैयारी की, अब आप आखिरी स्टेज पर बैक आउट कर रहे हैं। उधर से मॉडलिंग एजेंसी के बंदे ने कियारा को सॉरी बोला और फोन रख दिया। कियारा अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसने रेहान की तरफ देखकर कहा, देखा तुमने, अभी तो इवेंट शुरू भी नहीं हुआ और अभी से मुश्किलें आने लगी। ये कैसी एजेंसीज है, इनकी कोई वर्क एथिक्स ही नहीं है। आखिरी टाइम में उन्होंने मॉडल देने से मना कर दिया। कहते हुए कियारा ने फटाफट अपना फोन निकाला और 3-4 जगह और कांटेक्ट किया, पर कोई भी उसको मॉडल देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब ने बहाने बना दिए। कियारा हैरान थी कि ऐसे कैसे सब एक एक करके मना किए जा रहे हैं, पर रेहान समझ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसको आइडिया लग गया कि राहुल या रोशन, इन दोनों में से किसी को भनक लग गई है कि वह कियारा की हेल्प कर रहा है, इसलिए वह लोग कियारा के काम में इतने रोड़े अटका रहे हैं। उसने कियारा को इतना हैरस से देखकर उसके कंधे पर हाथ रख कहा, तुम सिर्फ अपने डिजाइनर्स पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। यूं तो मैं चुटकियों में तुम्हारे लिए मॉडल अरेंज कर सकता हूं, पर तुमने मुझे बोला था कि तुम इस कंपटीशन में एज अ मॉडल भी पार्टिसिपेट करना चाहती हो, फिर अपने कपड़ों को शोकेस करने के लिए किसी और मॉडल की तुम्हें क्या जरूरत है? कियारा ने परेशान होकर जवाब दिया, अरे मुझे लगा था कि मैं सारी चीजें संभाल लूंगी, पर बाद में मुझे समझ आ गया था कि मैं अकेले सब कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने बाहर से ही मॉडल हायर कर ली। रेहान ने कियारा को एनकरेज करते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुमको बाहर से मॉडल्स हायर करने की कोई जरूरत नहीं है। बैक स्टेज के सारे काम मुझे समझा देना, मैं संभाल लूंगा, तुम बस अब डिजाइनर्स पर ध्यान दो। बल्कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि कपड़ों की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। रेहान की बात पर कियारा मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा जी, और मेल मॉडल का क्या करूंगी यह भी बता दो, वह भी खुद ही पहन लूं। कहकर वह हंस पड़ी, फिर एकदम से उसे कुछ क्लिक किया। वह रेहान से बोली, अरे तुमसे अच्छा मॉडल मुझे कहाँ मिलेगा? टॉल हो, हैंडसम हो, सुपर्ब फिजिक है तुम्हारी तो। रेहान सकपकाया और फिर हंसकर बोला, वाह भाई,
बड़ा सही तरीका है कॉम्प्लीमेंट देने का। कियारा रेहान की बात पर झेप गई, फिर बोली, अरे मैं सीरियसली कह रही हूँ, तुम एज अ मॉडल तुम बहुत सही रहोगे। मुझे बस कपड़े थोड़े से आल्टर करने होंगे तुम्हारी फिट के, फिर परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ। रेहान ने एकदम से कहा, यार मुझे कहाँ फंसा रही हो, मुझे रैंप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कियारा ने उसे कहा, अरे रैंप पर ऐसा कुछ नहीं करना होता, मैं आधे घंटे में तुम्हें सब समझा दूंगी। कियारा जो अभी थोड़ी देर पहले इतनी मायूस थी अब अचानक से बहुत ज्यादा खुश दिखने लगी। और कियारा को इतना खुश देखकर रेहान सोच में पड़ गया कि वह कियारा को क्या ही कहे अब। जब कियारा और रेहान बात कर रहे थे तब कमरे के बाहर से कोई दरवाजे के की होल में से झांक रहा था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। कियारा और रेहान को कोई अंदाजा नहीं था कि उनको इस वक्त एक नहीं बल्कि 4 जोड़ी आंखें बाहर से देख और सुन रही हैं। कियारा खुश थी कि उसके डिजाइन किए हुए कपड़ों को शोकेस करने के लिए अब रेहान भी एज अ मॉडल रैंप पर उसे ज्वाइन करेगा। पर रेहान अब भी शो नहीं था। उसने कियारा को कहा, एक बार फिर सोच लो यार, मैं मॉडलिंग कर पाऊंगा, मतलब मैंने आज तक ये फैशन शो वगैरह बस फिल्मों में देखा है, इस फील्ड में मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस 0 है। उसकी शेप रैंप के 3 तरफ इतने सारे लोग बैठकर मुझे घूरेंगे, ये सोचकर ही मेरी हवा टाइट हो रही है। कियारा ने हंसते हुए रेहान से कहा, अरे कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो ऐसे घबरा रहे हो, इतना कुछ नहीं करना होता, मैं आधे घंटे की ट्रेनिंग में ही तुम्हें सब सिखा दूंगी, तुम बहुत बढ़िया करोगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है तुम पर। अब जरा सीधे खड़े हो जाओ ताकि मैं ठीक से तुम्हारा मेजरमेंट ले सकूं, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, मुझे जल्दी से जल्दी कपड़ों की फिटिंग तुम्हारे साइज की करनी होगी। फिर उसने मेजरिंग टेप उठाया और रेहान के पास आकर उसका नाप लेने लगी। कियारा रेहान के बहुत पास खड़ी थी, पहले उसने उसकी चेस्ट का नाप लिया। रेहान देख रहा था कियारा उसके इतने करीब आकर नर्वस है। रेहान को उसे ऐसे देखकर शरारत करने का मन हुआ। वह उसे छेड़ता हुआ बोला, ये बतख की तरह हाथ डुब डुब क्यों कर रहे हैं तुम्हारे, ठीक से नाप लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारी फिटिंग बिगाड़ दो, फिर तुम रैंप पर प्रिंसेस लगोगी और मैं प्रिंसेस के साथ चलता हुआ लंगड़ा कबूतर। रेहान ने यह बात इतने ड्रामेटिक स्टाइल में कही कि कियारा जोर से हंस पड़ी और बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं बंद आंखों से भी तुम्हारा नाप लूंगी ना, तब भी परफेक्ट कपड़े बनेंगे। पर तुम सीधे क्यों नहीं खड़े हो रहे, खुद तो बंदर की तरह हिले डुले जा रहे हो और मुझे बतख कह रहे हो। कियारा ने झूठी नाराजगी की एक्टिंग करते हुए कहा। फिर वह घूमकर रेहान के पीछे की तरफ जाने लगी ताकि उसके शोल्डर का नाप ले सके, पर जमीन पर पड़े एक धागे में उसका पैर उलझ गया। वह लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि तभी रेहान ने उसे संभाल लिया। ये संभालना इतना इलेक्ट्रीफाइंग था कि दोनों के दिल जोर से धड़कने लगे। यह मोमेंट उस लम्हे से बिल्कुल अलग था जो उन्होंने डार्क नाइट क्लब में गुजरा था। जब कियारा रेहान की गोद में आकर बैठी थी तब एक पल के लिए रेहान ऑफ बैलेंस हुआ था, पर फिर कियारा की कर्ज चुकाने वाली बात ने उसका मन बेहद खराब कर दिया था। पर वही कियारा आज जब उसकी बाहों में थी तो उसका दिल किया कि वह झुककर उसके माथे पर होंठ रख दे। कियारा भी बहुत प्यार भरी नजरों से रेहान को देख रही थी। इतने में उन दोनों को कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। दरवाजे के बाहर की होल में से एक लड़की अंदर झांक रही थी और उसके पास 3 लड़कियां और भी खड़ी थीं। अंदर झांकने वाली लड़की बोली, अरे कियारा मैडम का तो उस बुगाटी वाले हीरो लड़के के साथ अंदर रोमांस चल रहा है। दूसरी ने उसे धक्का देते हुए कहा, तू हट, मुझे देखने दे, और अंदर देखते ही वह बोली, OMG ये तो जैसे कोई फिल्मी सीन शूट कर रहे हैं। तीसरी ने दूसरी को धक्का दिया और अब खुद देखते हुए बोली, अरे तुम जानते हो ये लड़का तो हंसराज कॉलेज में पढ़ता है मैडम के साथ, सुना है भिखारी की औकात थी इसकी, पर पता नहीं अचानक से इसके पास बहुत सारे पैसा आ गया है। जो चौथी लड़की सीधी खड़ी थी उसने बिना देखे ही कहा, ये भी तो हो सकता है कि हमारी मैडम इसको इसलिए ही फंसा रही हो क्योंकि इस आदमी के पास अब पैसा आ गया है। तीनों ने उसकी तरफ घूमकर देखा तो उनमें से एक बोली, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी किया कर, कियारा मैडम ऐसा नहीं कर सकती। अंदर कमरे में कियारा और रेहान को फील हो गया था कि कोई बाहर खड़ा उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। रेहान तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और एक झटके से उसने दरवाजा खोल दिया। जो लड़की दरवाजे पर झुकी अंदर झांक रही थी वह धड़ाक से कमरे में आ गिरी। बाकी तीनों लड़कियां भी एकदम सकपका गई। कियारा बड़ी हैरानी से उन चारों को देखते हुए बोली, तुम चारों यहाँ पर क्या कर रही हो? कियारा के पूछते ही उनमें से एक फौरन बोली, हम तो आपसे डिजाइन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस लेने आए थे, बस जस्ट अभी आए हम तो, हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। वह जिस तरह से बौखला कर अपनी सफाई देने लगी, रेहान जोर से हंस दिया। फिर रेहान ने पलट के कियारा की तरफ देखा और उसको बाय बोलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कियारा की सबॉर्डिनेट्स उससे बात करने लगी। उनमें से एक जूनियर रेहान के पीछे पीछे आ गई। उसने रेहान को रोककर कहा, अगर तुम्हारा इरादा कियारा मैम को फंसाने का है ना,
तो भूल जाओ, मुझे तुम्हारी रेपुटेशन पता है कि अचानक से तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमारी इनोसेंट मैम को इस तरह फंसाओगे। तुम्हारी वजह से उनकी भी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। रेहान को एक बार तो बहुत तेज गुस्सा आया, पर वह ये सोचकर चुप रह गया कि कियारा लकी है, उसके सबॉर्डिनेट्स उसकी इतनी फिक्र करते हैं। रेहान ने उस लड़की को बस इतना कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ तुम्हारी मैडम की रेपुटेशन खराब नहीं होगी और बेटर होगा। अगली बार इस तरह की ताकाझांकी तुम लोग न करो। हर कोई मेरे जैसा लीनियंट नहीं होता जो ऐसी जासूसी पर तुमको यूं ही छोड़ दे। यूं तो रेहान ने यह बात हंसते हुए कही, पर रेहान की वार्निंग टोन उस लड़की को समझ आ गई थी। अपने ऊपर बात उल्टी पड़ती देखकर वह लड़की सकपकाकर चुप हो गई। रेहान मुस्कुराता हुआ बाहर चल दिया। वह वर्कशॉप से निकला ही था कि उसको प्रिंसिपल सर का कॉल आया। रेहान ने कॉल उठाया तो उधर से वह उसे इंसिस्ट कर रहे थे कि वह अभी के अभी कॉलेज आए और कुछ जरूरी पेपर साइन करें। रेहान ने जो ग्रांट दी है कॉलेज को, उसमें कुछ जरूरी सिग्नेचर उसके बाकी थे। रेहान ने उन्हें बोला, सर मैंने आपसे कहा था कि यह सब आप खुद ही हैंडल कर लीजिएगा, मैंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी तो है। उधर से प्रिंसिपल सर ने कहा, रेहान तुम्हारी बात सही है, पर फिर भी जो काम तुम्हारा है वह तो तुम ही करोगे ना, इसलिए प्लीज कोऑपरेट करो। जरूरी नहीं होता तो मैं इस तरह इंसिस्ट नहीं करता, आकर इन कागजों पर साइन करो। रेहान ने इस बार यस सर कहकर फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद कॉलेज में रेहान प्रिंसिपल सर के रूम में बैठा था। उसने सारे पेपर बहुत ध्यान से देखे। वो कॉलेज में उसके मेजर शेयर और डोनेशन के पेपर थे। उसने उन सबको ठीक से पढ़कर उन पर साइन कर दिया और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सेक्रेटरी ने प्रिंसिपल को कहा, आपको वाकई लगता है कि यह लड़का इतनी बड़े खानदान का इकलौता वारिस है? प्रिंसिपल सर बोले, इसमें ना लगने वाली कौन सी बात है, सब कुछ हमारे सामने इन पेपर्स पर है, पर इस बात को बाहर बिल्कुल मत निकालना, इसको लो प्रोफाइल रखना बहुत जरूरी है, वरना ये बहुत बड़ा स्कैंडल हो सकता है कि एक स्टूडेंट के पास कॉलेज में इतनी अथॉरिटी है। प्रिंसिपल के सेक्रेटरी ने हाँ में सर हिला दिया। रेहान बाहर निकलकर अपनी बुगाटी में बैठा ही था कि तभी उसको रोशन का फोन आया। रेहान ने सरप्राइज होकर फोन उठाया। वो कुछ बोलता इससे पहले ही रोशन बोलने लगा, सुना है तू उस लड़की कियारा की बड़ी मदद कर रहा है, तू किसी खुशफहमी में मत रहियो कि तू उसे फैशन कंपटीशन जितवा देगा, जीतना तो बहुत दूर की बात, तेरी वो बुलबुल कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगी, और याद रखियो ये तो कंपटीशन की वजह से तुझे कुछ दिन की जिंदगी मिल गई है, एक बार कंपटीशन खत्म तो तू भी खत्म। रेहान ने उसको जवाब दिया, कंपटीशन तो कियारा ही जीतेगी, जा तेरे से जो होता है कर ले, और रही मेरे खत्म होने की बात तो बेटा अभी तू अपनी जान की खैर मना। कहकर रेहान ने फोन रख दिया। रेहान समझ गया था कि रोशन लगातार कियारा के रास्ते में रोड़े अटकाएगा कि वह पार्टिसिपेट ना कर सके। उसने कियारा की वर्कशॉप के आसपास पहले ही गार्ड लगा दिए थे ताकि उसका काम कोई ना रोके। योजक चिन्ह। इन्हीं सब तैयारियों और सिक्योरिटी के बीच फैशन इवेंट का दिन भी आ गया। रेहान उस दिन बहुत सुबह ही कियारा की वर्कशॉप पहुंच गया। उसने कियारा को बोल रखा था कि कंपटीशन में साथ चलेंगे। वह उसकी सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता था। रेहान ने अपने सामने कपड़ों के सारे बॉक्सेस गाड़ी में रखवाए ताकि सब कुछ सेफली पहुंच सके। उधर कियारा तो इतनी बेचैन और नर्वस भी कि रात भर सो ही नहीं पाई थी। सुबह रेहान को देखकर उसकी जान में जान आई और हिम्मत बढ़ गई। रेहान ने कहा, तुम बस जरूरी आउटफिट्स ले लो और गाड़ी में बैठो, बाकी सब वहां देख लेंगे। कियारा ने हाँ में सर हिला दिया। आधे घंटे में वह लोग वेन्यू पर पहुंच गए। वेन्यू की डेकोरेशन और सेटिंग सब कुछ वर्ल्ड क्लास था। वह एक 7 स्टार शानदार रिसोर्ट था। पूरी दुनिया से जितने भी पार्टिसिपेंट्स, इंटरनेशनल गेस्ट्स और जज आए थे, सबको इसी रिसोर्ट में ठहराने का इंतजाम किया गया था। इस समय रिसोर्ट में आउटसाइडर्स की एंट्री ब्लॉक थी। जब रेहान और कियारा वहां पहुंचे तब सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। उसने लगा ये लोग घूमने के पर्पज से आए हैं। उसने रेहान को कहा, सर यहाँ पर एक बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है, बाहर के लोगों के लिए रिसोर्ट बंद है, आप अंदर नहीं जा सकते। रेहान मुस्कुराया क्योंकि 3 दिन पहले ही ये पूरा रिसोर्ट वह खरीद चुका था, पर इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं थी, यहाँ तक कि नील और कियारा को भी नहीं। उस गार्ड ने रेहान को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, सर आपको बात समझ नहीं आई क्या? अपनी गाड़ी साइड लीजिए, हमारे प्रेस्टिजियस गेस्ट आने ही वाले हैं, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अब की बार उसकी टोन बहुत बदतमीजी भरी थी। रेहान ने गुस्से से पूछा, आर यू टॉकिंग टू मी? उद्धरण चिन्ह। वह गार्ड उतनी ही बदतमीजी से बोला, हाँ तुझे ही रोक रहा हूँ, मैं खूब पहचानता हूँ तुम जैसे फैशन फोटोग्राफर्स को, शहद पर मधुमक्खियों जैसे इस तरह के इवेंट्स पर मंडराते रहते हो। तुम्हारे जैसों को एंट्री नहीं देनी है, ये हमारे को क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। इतने में ही अंदर से सिक्योरिटी चीफ भागता हुआ आया। उसने सिक्योरिटी रूम के सीसीटीवी पर जैसे ही रेहान को देखा वह दौड़ा चला आया।
और दूर से ही बोलने लगा, सॉरी सर सॉरी, यह नया लड़का है, यह आपको पहचानता नहीं है, बस कल ही हाय किया है, आई एम रियली सॉरी सर। उसने पास आते ही उस लड़के के सिर पर एक थपली मारते हुए कहा, पागल हो गया है क्या, ये हमारे रिसोर्ट के मालिक हैं। उसके ये कहते ही कियारा बुरी तरह सरप्राइज हुई, और वह गार्ड, वह तो बिल्कुल ही बौखला गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र का लड़का इतने बड़े रिसोर्ट का मालिक हो सकता है। वह हाथ जोड़कर रेहान को बोला, सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज सर मुझसे गलती हो गई, मैं नया हूँ, मैं जानता नहीं था। सिक्योरिटी चीफ भी रेहान से कहता है, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं, वरना गेट पर वेलकम के लिए मैं खुद खड़ा रहता। मैं अभी इस लड़के को नौकरी से निकाल देता हूँ। उसके ये कहते ही वह गार्ड एकदम से घुटनों के बल बैठ के रेहान को बोला, प्लीज सर मुझे मत निकालिए, मुझे ये नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। रेहान पैसे की कीमत समझता था, उसने बहुत गरीबी के दिन देखे थे, वह जानता था कि कितना मुश्किल होता है पैसे कमाना। उसने गार्ड को कहा, ठीक है, नहीं निकाल रहा, पर लोगों से तमीज से बात किया करो, अब खड़े हो जाओ, जो हुआ सो हुआ। फिर रेहान ने सिक्योरिटी चीफ को कहा, मैं और मेरी दोस्त यहाँ इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने आए हैं, मैं कौन हूँ ये बात अपने तक रखो, इधर उधर फैलाने की जरूरत नहीं है, और हमारे लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट मत करो। सिक्योरिटी चीफ 2 कदम पीछे हटा और सिर झुकाते हुए बोला, एज यू से सर, पर जब भी आपको जरूरत हो किसी भी चीज की, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। रेहान ने हाँ में सर हिला दिया और कियारा को लेकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह रिसोर्ट के रिसेप्शन एरिया में पहुंचा, सामने से रोशन आता दिखाई दिया। कियारा और रेहान को देखते ही वह होठों को गोलकर सीटी बजाता हुआ बोला, ब्रावो, इतने सब के बाद भी ब्यूटी क्वीन पार्टिसिपेट करने चली आई, वैसे क्या सोच कर आए हो कि यह भिखारियों का राजा तुम्हें कंपटीशन जितवा देगा। रेहान अब इस तरह के घटिया प्रोवोकेशन से इम्यून हो चुका था, उसको इन बातों पर अब सिर्फ हंसी आती थी। रेहान ने बिना गुस्सा किए बोला, कंपटीशन हो जाने दे बेटा, कौन भिखारी है और कौन रियल किंग पता चल जाएगा। रोशन हंसता हुआ बोला, वैसे कियारा डियर, सारी मॉडल एजेंसीज ने तो तुमको मॉडल देने से मना कर दिया, तो तुम जो कपड़े इन डिब्बों में भर कर लाए हो, ये खुद ही पहन कर दिखाने वाली हो क्या? तुमको अंदाजा भी है मेरे पास वर्ल्ड की टॉप मॉडल्स हैं और तुम अकेले ही इनसे कम्पीट करोगी। वाह भाई, मानना पड़ेगा, अक्ल और जिगर दोनों ही कमाल है तुम दोनों का। इतने में एक लड़की पीछे से आई और रोशन के हाथ में हाथ डालकर बहुत सडक्टिव टोन में बोली, रोशन डार्लिंग, जरा मेरे ड्रेस का चेन तो ठीक करना। उस लड़की ने बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी। कियारा उसे देखते ही पहचान गई, पिछले 2 साल से टॉप मॉडल का टाइटल उसी को मिल रहा था। कियारा उसे देखकर और नर्वस हो गई। छोटे मोटे रैंप शो करना अलग बात थी, पर इतने बड़े इवेंट में कियारा कभी नहीं आई थी। कियारा का चेहरा बिल्कुल उतर गया। रेहान ने कियारा को यूं घबराते देखा तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर हल्के से दबाया। उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ही ये कंपटीशन जीतोगी, जस्ट ट्रस्ट मी। रेहान के ये कहते ही रोशन तो हंसा ही, वह लड़की जो अभी आई थी वह भी बहुत जोर से हंसने लगी। उसने कियारा को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, डोंट टेल मी रोशन डार्लिंग, ये बहन जी टाइप्स यहाँ मॉडलिंग करने आई है। रोशन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये लड़की तो बहुत टैलेंटेड है, जिन कपड़ों की मॉडलिंग करेगी उनकी डिजाइनर भी खुद ही है। अब तो लॉबी में जितने लोग खड़े थे सब हंसने लगे। कियारा को लगा कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। दरअसल रेहान कियारा के बारे में जो भी सोच रहा था वह सच नहीं था। अपनी असलियत तो बस कियारा को ही पता थी। रेहान और कियारा जिस फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए थे वह इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता था। और कियारा ने इतने बड़े तो छोड़ो, आज तक किसी छोटे मोटे फैशन इवेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। सच्चाई यही थी कि वह कोई क्वालिफाइड डिजाइनर नहीं थी। हाँ, उसकी मॉम अपने समय में बहुत बड़ी डिजाइनर रही थी, इसलिए कियारा के ब्लड में शायद इन चीजों की समझ अपने आप आ गई। पर शौकिया अपने और दोस्तों के कपड़े डिजाइन करने के अलावा उसने कभी कोई खास काम किया नहीं था। उसने तो इस कंपटीशन की ऐड देखकर बस अपने बनाए हुए कुछ ड्राफ्ट ऑर्गेनाइजर्स को भेज दिए थे। वहां से जब सिलेक्शन का ईमेल आया तो कियारा को यकीन नहीं आया था कि वह इतने बड़े इवेंट में सिलेक्ट भी हो सकती है। वह खुशी के मारे बहुत रोई थी। उसको लगा भगवान ने उसे एक मौका दिया है, इस फैशन इवेंट के जरिए शायद वह अपनी माँ को ठीक कर सके। पर अब यहाँ सब बड़े बड़े प्रोफेशनल लोगों के बीच में वह बहुत इन्फीरियर फील कर रही थी। कियारा का झुका हुआ सिर देखकर रोशन को मजा आ रहा था। वह रेहान की इंसल्ट करते हुए कियारा से बोला, कियारा ये बच्चा नहीं जिता सकता तुम्हें, अभी भी कह रहा हूँ मेरे साथ आ जाओ, कम से कम डिस्क्वालीफाई होने की बेइज्जती से बच जाओगी। उसके ये कहते ही रेहान एकदम से बोला, तू इसको ऑफर दे रहा है या डर से हालात खराब है कि इसके रहते तू डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। रेहान के ये कहते ही रोशन गुस्से में चीखा,
मेरे 2 आदमियों की पिटाई करके तू अपने को बड़ा 30 मार्का समझ रहा है। ये कंपटीशन खत्म हो जाने दे, फिर देखियो क्या होता है तेरे साथ। तेरी लाश तो चील कौवों को खिलाऊंगा। रोशन के ये कहते ही रेहान जोर से हंसते हुए बोला, कोशिश करके देख ले, क्योंकि मैंने अगर तुझे मारा तो तेरी लाश तो चील कौवों के लायक भी नहीं बचेगी। रोशन ने गुस्से में पंच बनाया और आगे बढ़ा, पर अगले ही पल खुद को संभालता हुआ पीछे हट गया। वो इस इवेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था। उसकी कंपनी का सारा पैसा इस इवेंट पर लग चुका था। रोशन उसको गुस्से से देखता हुआ कुछ कदम पीछे हटा और एक झटके से पलट कर चला गया। वापस जाते हुए रोशन को उस मॉडल लड़की ने बोला, स्वीट हार्ट, तुम इन लोगों को ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? उसने सबके बीच में तुम्हारी इंसल्ट की है। वह लड़की रोशन की गुड बुक्स में आने के लिए जानबूझकर उसको भड़का रही थी। उसकी बात पर रोशन ने कहा, इवेंट खत्म हो जाने दो, फिर देखना इसका क्या हाल करूंगा। वह लड़की बोली, वह बात तो ठीक है, पर मेरे होते हुए ये तुम्हारी इस तरह बेइज्जती करके नहीं जा सकता। इसको सबक तो सिखाना ही चाहिए। रोशन ने पूछा, क्या करना चाहती हो? उस लड़की ने रोशन के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर रोशन कनिंगली मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, करो जो तुम्हें करना है, पर ध्यान रहे इस कंपटीशन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। उस मॉडल लड़की ने हंसते हुए थम्स अप कर दिया। इधर कियारा अब बहुत ज्यादा टेंस थी। उसे याद आ गया था, रोशन के साथ वाली लड़की ना सिर्फ टॉप की मॉडल है, बल्कि पिछली 2 बार इस फैशन इवेंट को जीत चुकी है। साफ पता चल रहा था इस बार वह रोशन के लिए काम कर रही है। कियारा सोचकर उदास थी कि यह लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल हैं। वो उनके आगे कुछ भी नहीं थी। रेहान और कियारा ड्रेसिंग रूम में आ गए। इवेंट कुछ देर में शुरू ही होने वाला था। रेहान ने कियारा को उदास देखकर कहा, क्या सोच रही हो? उस चलती फिरती मेकअप की दुकान जैसी लड़की की बातों से डिप्रेस हो गई हो क्या? कियारा ने रेहान को कहा, तुम जानते नहीं हो रेहान, वह लड़की हर साल होने वाले इस फैशन इवेंट में 2 बार विनर रह चुकी है। वो इंडिया की टॉप मोस्ट मॉडल है। रेहान ने एकदम से कहा, तो उससे क्या होता है? कियारा मायूसी से बोली, वह लोग प्रोफेशनल है, उनके पास पूरी टीम है। रेहान कियारा को हताश होते देख रेहान बोला, कियारा, मैं चाहूँ तो प्रोफेशनल लोगों की टीम क्या अभी की अभी पूरी फौज खड़ी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। 100 मॉडल्स अभी आकर बाहर खड़ी हो जाएंगी तुम्हारे कपड़ों को शोकेस करने के लिए, पर मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ तुम मॉडलिंग करती हुई बहुत ग्रेसफुल लगोगी और तुम्हारे कपड़े बेस्ट माने जाएंगे, इसलिए अपने काम पर और खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस रखो और अब बस इवेंट के बारे में सोचो। रेहान का अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस देखकर कियारा में भी हिम्मत आ गई। उसने खुद को मन ही मन बूस्ट किया, हाँ मैं कर सकती हूँ, मम्मी के लिए मुझे ये करना ही होगा। वह खड़ी हुई और अपना मेकअप बॉक्स खोलती हुई बोली, रेहान आओ बैठो, मैं सबसे पहले तुम्हारा मेकअप करूंगी, फिर अपना। रेहान एकदम से सकपका कर बोला, मेकअप? मुझे मेकअप भी करना होगा क्या? हाँ तो करना तो पड़ेगा ना, स्टेज पर जाना है तुम्हें, कियारा ने उसे समझाते हुए कहा। रेहान झिझकते हुए बोला, अरे पर मैंने लाइफ में कभी मेकअप अप्लाई नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। कियारा हंसते हुए बोली, हाँ तो कौन सा कोई लिपस्टिक बिंदी लगा रही हूँ? ये ऑयल और पसीना जो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है, इसको टोन डाउन करके फेस पाउडर लगाऊंगी, ताकि स्टेज की तेज लाइट्स और कैमरे की फ्लैश लाइट्स में तुम्हारा चेहरा सुंदर और चमकता हुआ दिखे। रेहान ने हवा में हाथ उठाकर इस तरह का जेस्चर दिया जैसे कह रहा हो, क्या मुसीबत है? वह चुपचाप चेयर पर बैठ गया। कियारा ने उसका मेकअप करना शुरू किया। 1 ही मिनट हुआ था कि उनके ग्रीन रूम का दरवाजा धड़ाक से खुला। सामने वही रोशन के साथ वाली मॉडल लड़की खड़ी थी। उसके साथ होटल का सिक्योरिटी स्टाफ था और उसके खुद के बॉडीगार्ड्स थे। वह अंदर घुसते ही चीखी, अरेस्ट कर लो इन दोनों को, इन लोगों ने मेरी ड्रेसेस चुराई हैं। कियारा और रेहान दोनों हैरान रह गए। रेहान गुस्से में बोला, दिमाग खराब है या आंखें खराब है? तुमने कब हमें चोरी करते हुए देखा? क्या बेसिर पैर की बकवास कर रही हो? वह लड़की उतनी ही बेशर्मी से फिर चीखी, सिक्योरिटी देखो, वह रखा मेरा सूटकेस, यही लोग इसे चुरा कर लाए हैं। रेहान और कियारा ने पलट कर देखा तो कमरे के कोने में एक नीले रंग का सूटकेस रखा था। रेहान को याद आया कि जब वो इस कमरे में आए थे तो ये पहले से ही रखा था। उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया और इग्नोर कर दिया। रेहान समझ गया था कि यह पूरी साजिश उनके अगेंस्ट प्लान की गई है ताकि वो लोग इस इवेंट में पार्टिसिपेट ना कर सके। वह लड़की फिर से गार्ड्स पर चिल्लाते हुए बोली, मुंह क्या देख रहे हो? अरेस्ट करो इन दोनों को। होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स ना तो खुद आगे बढ़े, ना उन्होंने उस लड़की के बॉडीगार्ड्स को रेहान के पास जाने दिया। दरअसल कमरे में आने से पहले उनको आइडिया ही नहीं था कि यह रेहान का कमरा है। सुबह के इंसिडेंट के बाद उनके सिक्योरिटी चीफ ने उन सबको सुबह वाली फुटेज दिखाकर रेहान के बारे में बता दिया था कि यह हमारे रिसोर्ट के नए मालिक हैं और इनका स्पेशल ख्याल रखना है। उन लोगों को आगे ना बढ़ता देख वह मॉडल लड़की गुस्से से पागल होती हुई बोली, सांप सूंघ गया है क्या तुम लोगों को?
पकड़ते क्यों नहीं इस आदमी को, मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगी। रेहान उसकी बात पर थोड़ा बोला, कोई ना जानता हो तो ये सुनकर सोचेगा कि इस रिसोर्ट की ओनर तुम हो। तब उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड बोला, सॉरी सर, हमें आइडिया नहीं था कि यह मैडम आपके बारे में बात कर रही हैं। हमें सुबह ही चीफ ने इन्फॉर्म कर दिया था कि इस रिसोर्ट के नए मालिक आप हैं। अगर हमें पता होता कि यह आपका कमरा है तो हम ऐसी गलती कभी नहीं करते। उस सिक्योरिटी गार्ड के ये कहते ही वह मॉडल लड़की बहुत बुरी तरह हैरान हुई और चौंक कर बोली, यह इस रिसोर्ट का मालिक है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? यह जरा सी उम्र का लड़का इस रिसोर्ट का ओनर कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कहा, यस मैम, ही इज आवर बॉस, ये रिसोर्ट इन्हीं का है। उस लड़की के आश्चर्य की सीमा न रही। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके वसंत कुंज का सबसे हाई क्लास और पूरे दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा रिसोर्ट यही था। इसका मालिक एक कच्ची उम्र का लड़का, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर वह खुद को संभालते हुए बोली, सो वॉट, अगर यह मालिक है भी तो मेरे कपड़े तो चोरी हुए हैं ना। ये लोग खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनको डर है कि मैं जीत जाऊंगी, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। मैं रिसोर्ट की गेस्ट हूँ, यहाँ पर ठहरी हुई हूँ। मेरे सामान की सिक्योरिटी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो मैं इस रिसोर्ट पर केस करूंगी। तभी 2-3 लोग तेजी से उस कमरे में आए। उनमें एक लंबी कद काठी का अंग्रेज था जो एंटर करते ही उस लड़की से बोला, व्हाट हैपेंड ईशा, मैंने अभी सुना तुम्हारे आज शोकेस होने वाले डिजाइनर कपड़े चुरा लिए गए हैं। उस अंग्रेज को देखते ही वह लड़की रोनी शक्ल बनाकर एकदम से बोली, थैंक यू मिस्टर थॉमस, आप यहाँ पर आए। देखिए, इस आदमी ने मेरे डिजाइन कपड़े चुराए हैं। वह तेजी से चलती हुई अपने सूटकेस तक गई और उसे खोलकर उसमें से कपड़े निकालते हुए पागलों सा चीखने लगी, ओह माय गॉड, लुक, क्या हालत कर दी इन लोगों ने मेरी ड्रेसेस की। न सिर्फ चुराए बल्कि सारे कपड़े काटो पीट कर फाड़ भी दिए हैं। अब मैं क्या करूंगी? थॉमस सर, आप इन दोनों को अभी की अभी इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। वह लड़की मन ही मन बहुत खुश हो रही थी यह सोचकर कि रेहान इस रिसोर्ट का मालिक है तो क्या हुआ, इस इवेंट के चीफ जज तो मिस्टर थॉमस ही हैं। अब वो पक्का कियारा और रेहान को इस इवेंट से बाहर कर देंगे। मिस्टर थॉमस अब रेहान को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने रेहान को पहचान लिया था और अब उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल चुके थे। रेहान भी समझ गया कि उन्होंने उसे पहचान लिया है। रेहान ने बहुत पोलाइटली कहा, मिस्टर थॉमस, पूरे होटल में सर्विलेंस कैमरे लगे हैं। अभी सच सामने आ जाएगा कि किसने सूटकेस चुराया और यह यहाँ कैसे आया। इन मैडम को झूठा स्कैंडल खड़ा करने का ज्यादा ही चस्का है। बिलीव मी, सब कुछ इन्होंने ही प्लान किया है। मिस्टर थॉमस से पहले वह मॉडल बोली, सर, ये लड़का सरासर झूठ बोल रहा है। इन्होंने ही मेरे सारे कपड़े खराब किए हैं और सर्विलेंस कैमरों से क्या ही पता चलेगा। वह जो भी आदमी होंगे इन्हीं के ही भेजे हुए होंगे। आपको इनको कंपटीशन से निकालना ही होगा, बल्कि मुझको तो कंपटीशन में स्पेशल फेवर मिलना चाहिए क्योंकि मेरे सारे कपड़े इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। मिस्टर थॉमस ने बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड टोन में उस मॉडल लड़की को बोला, मिस ईशा, बेहतर यही होगा कि आपने जो ये तमाशा खड़ा किया है इसको खुद ही समेट लें, वरना इनको नहीं मैं आपको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। बेटर यही है कि आप ये स्कीमिंग छोड़कर इवेंट पर फोकस कीजिए। इन घटिया तरीकों से आप जीतने वाली नहीं हैं। मिस्टर थॉमस के ये कहते ही ईशा को जैसे बहुत बड़ा सदमा लगा। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया, उसकी आवाज शिवा कर गई। वह कांपती आवाज से बोली, पर सर, सारे सबूत आपके सामने हैं, फिर भी आप इस आदमी का फेवर ले रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इस बार मिस्टर थॉमस ने बहुत ही हार्श टोन में जवाब दिया, मिस ईशा, शायद आपको एक बार में बात समझ नहीं आई। आप मुझे मजबूर कर रही है कि मैं आपको इस इवेंट से डिस्क्वालीफाई कर दूं। आपकी बेहतरी इसी में है कि अगले 1 मिनट में आप इस कमरे से बाहर निकल जाएं। जस्ट गेट आउट। वह लड़की ईशा गुस्से और इंसल्ट से बुरी तरह कांपने लगी। वह समझ गई कि उसका पूरा प्लान फेल हो गया है। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। वह सब वहां से जाने लगे। पीछे पीछे वह भी जाने लगी। रेहान ने पीछे से टोकते हुए कहा, अपना कचरे का ढेर यहाँ से लेकर जाओ, और उसके सूटकेस को लात दे मारी। ईशा ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा, उन्होंने वह सूटकेस उठा लिया। फिर रेहान ने रिसोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा, आप भी जाए, अपना काम कीजिए, यहाँ पर सब ठीक है। उनके बाहर निकलने के बाद रेहान ने दरवाजा बंद करते हुए मिस्टर थॉमस को कहा, थैंक्स फॉर द फेवर मिस्टर थॉमस। वो अंग्रेज फौरन बोला, कैसी बात करते हैं सर, सालों से आपके घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं तो जो कुछ भी हूँ आपकी फैमिली की वजह से ही हूँ। वर्ल्ड की बेस्ट क्लॉथिंग कंपनी जिसका मैं CEO हूँ, उसके मालिक तो आप ही हैं। इट्स कम्प्लीटली माई प्लेजर मिस्टर मित्तल कि मैं इस तरह आपसे यहाँ मिल सका। ये सब देख सुनकर तो कियारा के पैर कांपने लगे। वह चेयर पर बैठ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रेहान ऐसी क्या चीज है। उसके देश विदेश हर जगह इतने बड़े बड़े कनेक्शंस हैं।
इस समय मिस्टर थॉमस भी उसके आगे एक डरी हुई भेड़ की तरह सिर झुकाकर खड़े थे। वह हैरानी से मरी जा रही थी यह सुनकर कि वर्ल्ड की टॉप क्लॉथिंग कंपनी का मालिक भी रेहान ही है। उधर उस मॉडल लड़की ईशा ने रोशन को जाकर बताया कि किस तरह से उसका सारा प्लान फेल हो गया। मिस्टर थॉमस जो इस इवेंट के चीफ जज है वह भी रेहान की साइड ले रहे हैं। रोशन ये सुनकर बहुत हैरान था, पर जब ईशा ने ये बताया कि इस रिसोर्ट का मालिक भी रेहान है तब रोशन को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके लिए यह बहुत शॉकिंग था। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर उस लड़की से बोला, तुम फिक्र मत करो, होगा वह इस रिसोर्ट का मालिक, पर इस इवेंट के ज्यादातर जज मैंने पहले ही खरीद लिए हैं। मैं भी देखता हूँ कि आखिर उसको और उसकी बुलबुल को कौन जीताता है। यहाँ से तो वह बुरी तरह मुंह की खाकर ही जाएगा। योजक चिन्ह। बाहर इवेंट की तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही थीं। इवेंट बस शुरू ही होने वाला था कि थॉमस रेहान के पास आया और बोला, मिस्टर मित्तल, रोशन ने सारे जजेस को खरीद लिया है। मुझे ये बात अभी पता चली है। आप बताइए मुझे क्या करना है। मैं इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। रेहान कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तो इस रोशन के इतना उछलने की और ओवर कॉन्फिडेंस की यह वजह थी। आप अभी कुछ मत करिए मिस्टर थॉमस। सारी बातें गुस्से में नहीं संभाली जाती, कुछ बातों को ठंडा भी होने देना चाहिए। इस बंदर को थोड़ी गुलाटी मार लेने दीजिए, खुश होने दीजिए, लगने दीजिए इसे कि यही जीतने वाला है, और फिर खींचते हैं इसके पैर के नीचे से जमीन। आप जाए इवेंट शुरू कीजिए। मिस्टर थॉमस को वहां से भेजकर रेहान ने कुछ जरूरी फोन कॉल्स किए और उसके बाद वह कुर्सी पर मुस्कुराता हुआ पैर फैलाकर आराम से बैठ गया। आज पूरी दुनिया तेरी और तेरी कंपनी की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ते हुए देखेगी रोशन। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। रेहान ने चौहान अंकल को रोशन की कंपनी से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस फोन पर दिए और फोन रख दिया। कियारा को ज्यादा तो कुछ न समझ नहीं आया, पर इतना वह भी समझ गई कि मामला रोशन की क्लॉथिंग फैशन लाइन के फाइनेंस से ही जुड़ा है। रेहान की बॉडी लैंग्वेज बहुत टेरिफाइंग थी। बात करते हुए उसका कॉन्फिडेंस और कमांड देखकर कियारा को भी अब कभी कभी उससे डर लगता था। थोड़ी देर बाद वह दोनों बैक स्टेज थे। इवेंट शुरू होने वाला था। ईशा वहां पर अपनी मॉडल्स को रेडी कर रही थी। वह उन दोनों को देखते ही बुरा सा मुंह बनाकर बोली, ये दुनिया का बिगेस्ट फैशन इवेंट है। अपने कपड़े देखे हैं तुम दोनों ने? क्या सोचकर मुंह उठाकर चले आए हो? डिस्गस्टिंग क्रीप। तुम्हारे जैसों को इतने प्रेस्टिजियस इवेंट में पता नहीं एंट्री कैसे मिल गई। ईशा के पास खड़ी मॉडल्स रेहान और कियारा को देखकर हंसने लगी। ईशा की मॉडल्स ने वाकई एक से एक खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। इस पब्लिक ह्यूमिलेशन से कियारा फिर एक बार नर्वस होने लगी। उसके सारे डिजाइन एंशिएंट स्टाइल के थे, पर ऐसा नहीं है कि वह आउटडेटेड थे। उसने उन पर बहुत मेहनत की थी। वह मॉडर्न टच के साथ बहुत रेडिकल लुक लिए हुए थे। ईशा की बदतमीजी पर रेहान ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसको पता था कि कियारा के कपड़े बेस्ट है और ईशा जलन की वजह से ऐसा कह रही है। ईशा को भी पता था कि दरअसल कियारा के कपड़े आउटस्टैंडिंग है, पर वह एडमिट नहीं करना चाहती थी। वह जानबूझकर उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रही थी। उसने कियारा को फिर से इंसल्ट करते हुए कहा, तुम्हें कुछ पता भी है कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? जाओ पहले जाकर कुछ साल और सीखो कि फैशन होता क्या है। उठकर चली आती हैं कहीं से भी। अब रेहान का सब्र जवाब दे गया था। उसने कियारा को डिफेंड करते हुए गुस्से में ईशा को बोला, जो तुमने पहना है अगर इसी को पॉपुलर फैशन कहते हैं, फिर तो तुम अगर कचरा डालने का पॉलीथीन भी पहनकर आ जाती तो भी सेम ही लगती। रेहान के ये बोलते ही आसपास खड़े सभी हंसने लगे। ईशा के गुस्से में बाकी नहीं रही। वह कुछ कहती इससे पहले ही उसके नाम की अनाउंसमेंट हो गई। उसको अब स्टेज पर जाना था। ईशा ने रेहान को नफरत से देखा और अपनी मॉडल्स के साथ स्टेज की तरफ बढ़ गई। इवेंट शुरू हो चुका था। ईशा की एंट्री से पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। एक एक करके उसके मॉडल्स आते गए। उसके डिजाइन किए हुए कपड़ों को बहुत प्रेज मिल रही थी। पूरे हॉल में तालियां रुक ही नहीं रही थी। अपने सारे कपड़े शोकेस करके वो जब लौटकर बैक स्टेज आई तो उसने रेहान की तरफ देखकर कहा, ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखा तुमने? आई होप तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि रियल फैशन किसे कहते हैं। जो तुम्हें पॉलीथीन लग रहा है वही आजकल ट्रेंड है। रेहान ने भी तपाक से जवाब दिया, थोड़ी देर और खुश हो लो, बहुत ज्यादा देर खुशी टिकेगी नहीं तुम्हारी। ईशा गुस्से में कुछ बोलने ही लगी थी कि इतने में ही कियारा के नाम की अनाउंसमेंट हो गई। अब रेहान और कियारा को स्टेज पर जाना था। जैसे ही रेहान और कियारा स्टेज पर आए, पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वह एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और रैंप पर आगे बढ़ने लगे। स्पॉटलाइट उन दोनों के ऊपर थी। बहुत सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। पूरा हॉल में समराइज था। ब्यूटी क्या होती है वह लोग सही मायने में पहली बार देख रहे थे। पूरा एम्बियंस ऐसा बन गया था कि सारे ऑडियंस किसी और युग में चले गए थे जैसे। रेहान ने आइवरी कलर की रॉयल ड्रेस पहनी हुई थी।
ऐसा लग रहा था कि हिस्ट्री के चैप्टर से कोई बहुत बड़ा प्रिंस निकलकर स्टेज पर आ गया है। कियारा की ड्रेस भी इस तरह की थी कि सब लगभग 5000 साल पहले के एंशिएंट एरा में पहुंच गए। इतना खूबसूरत काम उन लोगों ने कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद वह लोग जैसे ख्वाब से बाहर आए और फिर जो हॉल में तालियां गूंजनी शुरू हुई, बहुत देर तक पूरा हॉल गूंजता ही रहा। रेहान शुरू से जानता था कि कियारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है, पर यह आयरनी ही है कि इतने बड़े इवेंट्स भी अक्सर फिक्स होते हैं। रियल टैलेंट कभी भी सामने नहीं आ पाता। दरअसल रेहान ने कियारा को ऐसा कोई पर्सनल फेवर नहीं किया था। वह जानता था कि अगर फेयर प्ले किया जाए तो जीतना तो कियारा ही डिजर्व करती है। रेहान और कियारा जब तक स्टेज पर अपना राउंड पूरा करके गए, तब तक हॉल में तालियां बजनी रुकी नहीं। उन दोनों के बाद एक एक करके बाकी पार्टिसिपेंट्स भी स्टेज पर आकर अपना काम दिखाकर जाते रहे। अब फाइनल राउंड में कंपटीशन पहुंच गया था। देश दुनिया से आए हुए 30 बहुत ही रेकनाउंड फैशन डिजाइनर्स इस पूरे कंपटीशन के जज थे। कंपटीशन के बाद वह एक एक करके अलग अलग कैटेगरीज के विनर अनाउंस किए जाने लगे, पर इस साल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था चैंपियंस ट्रॉफी, जो पूरे वर्ल्ड की फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ एक को दिया जाता था। जो भी यह चैंपियंस ट्रॉफी जीतता था वह पूरे वर्ल्ड की फैशन इंडस्ट्री की आंख का तारा बन जाता था। चैंपियन ट्रॉफी का विनर अनाउंस करने के लिए शो का होस्ट स्टेज पर आया और माइक लेकर कहा, मैं जानता हूं कि आप सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी कि इस साल चैंपियंस ट्रॉफी आखिर कौन जीतने वाला है। आप सब ये जानना चाहते होंगे कि पूरी दुनिया के फैशन एक्सपर्ट्स ने आखिरकार इस साल किसको चुना है। इस इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए मैं मिस्टर थॉमस, जो हमारे चीफ जज हैं, उनको स्टेज पर इनवाइट करता हूं। प्लीज वह आएं और नेम अनाउंसर करें। मिस्टर थॉमस उठे और स्टेज पर आए। माइक लेकर उन्होंने कहा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने आज अपना काम शोकेस किया वह सब एक से बढ़कर एक हैं। सारे डिजाइनर्स की मेहनत उनके काम में साफ देखी जा सकती थी, पर चैंपियन ट्रॉफी तो एक को ही देनी है, इसलिए जिसका काम सबसे बेहतरीन रहा और जिसको यह चैंपियंस ट्रॉफी जाती है वह हैं मिस कियारा पटेल। पूरा हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज गया। ज्यादातर लोग बहुत हैरान थे। इससे पहले उन्होंने कियारा पटेल नाम की किसी डिजाइनर के बारे में कभी सुना तक नहीं था और आज सडनली आउट ऑफ ब्लू कियारा पटेल चैंपियंस ट्रॉफी विनर अनाउंस की गई। मिस्टर थॉमस ने आगे कहा, मैं चाहता हूं मिस कियारा पटेल और मिस्टर रेहान मित्तल एक बार फिर से स्टेज पर आएं और दोबारा अपना पूरा काम शोकेस करें। मैं यहाँ बैठे हर किसी को बताना चाहता हूँ कि इनकी क्लॉथिंग लाइन पिछले 5000 सालों के एशियन डिजाइन का बहुत शानदार अपग्रेडेशन है। मॉडर्न एलिमेंट के साथ उन्होंने एशियन लुक के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें ब्लेंड किए हैं। हॉल में तालियां रुक ही नहीं रही थी। कियारा को यकीन नहीं आ रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी उसे दी जा रही है। उसके कांपते हुए हाथ को रेहान ने बहुत प्यार से होल्ड किया और उसे स्टेज पर चलने को कहा। उधर ईशा ने पैनिक होकर रोशन को पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर इस थॉमस को रेहान ने खरीदा है, वरना अनाउंसमेंट से पहले और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। ऐसे कैसे उन्होंने इसे विनर डिक्लेयर कर दिया? उद्धरण चिन्ह। ईशा की बातों से रोशन को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। वह बिल्कुल भी पैनिक नहीं था। उसने ईशा को कहा, मुझे आराम से इनका सर्कस देखने दो और तुम भी शांति से बैठ तमाशा देखो। मिस्टर थॉमस कियारा और रेहान के लिए आगे कुछ बोलते उससे पहले ही सामने की लाइन में बैठे जजेस में से एक बोला, मिस कियारा चैंपियंस ट्रॉफी विनर कैसे हो सकती हैं? मुझे ऑब्जेक्शन है। उसके ये कहते ही एक दूसरा जज भी उठा। उसने भी यही बात कही, मुझे भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। फिर एक एक करके बहुत सारे जजेस अपनी ऑब्जेक्शन रेज करने लगे। पूरे हॉल में क्योस क्रिएट हो गया। फैशन कंपटीशन की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। हर कोई शौक था कि हो क्या रहा है। इतने में एक जज ने माइक पर बोलना शुरू किया, मिस्टर थॉमस, आप ऐसे कैसे मिस कियारा को विनर डिक्लेयर कर सकते हैं? उनकी पूरी क्लॉथिंग रेंज बिल्कुल आउटडेटेड है। वो आज से 5000 साल पहले चलती थी। उसके बाद लोगों की कन्वीनियंस और कंफर्ट के हिसाब से बहुत से चेंजेस किए गए हैं जो अब नेसेसिटी बन चुके हैं। एक दूसरे जज ने भी अपना माइक ऑन करके अपना समर्थन दिया। उसने कहा, मेरा भी यही मानना है कि लिविंग पैटर्न, लाइफस्टाइल सब बहुत बदल चुका है। बहुत पुराने में जरा सा मॉडर्न एरा का तड़का लगा देने से कोई भी रेंज एक्सक्लूसिव नहीं हो जाती। और भी बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। उसके बाद अब तीसरा जज बोला, मेरा यह मानना है कि यहाँ पर जितने भी कपड़े शोकेस किए गए सबसे बेस्ट वर्क ईशा रायसेना का ही है। उनकी पूरी क्लॉथिंग रेंज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। उनके डिजाइन्स बेहतरीन है जो मॉडर्न वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। पूरे हॉल में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अधिकतर लोगों का यही मानना था कि यह ट्रॉफी कियारा को ही मिलनी चाहिए। उसके बनाए हुए डिजाइन्स बहुत एक्सक्लूसिव है। पर कुछ लोग हॉल में ऐसे भी थे जो बाकी जजेस की बात के बाद सोच में पड़ गए। उनको भी लगने लगा कि सही में जो चीज 5000 साल पहले चलती थी और आउटडेटेड हो चुकी है वह आज के सिनेरियो में कैसे फिट बैठ सकती है।
हर तरफ इतना कियोस्क क्रिएट होते देख आखिरकार ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि एक बार फिर से दोनों को स्टेज पर बुलाया जाएगा और अब वोटिंग होगी। जिसके फेवर में 3/4 वोट जाएंगे वही विनर डिक्लेयर होगा। रोशन ने शातिराना मुस्कान के साथ रेहान की तरफ देखा। रेहान बहुत कूल बैठा था, जैसे इस सारे तमाशे से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। रोशन ने ईशा को कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, यह इस कंपटीशन को किसी हाल नहीं जीत सकता। तुम पूरे कॉन्फिडेंस से जाओ, ये ट्रॉफी तुम्हारी ही है। उधर रेहान और कियारा भी स्टेज पर आ चुके थे। ईशा ने पास खड़े होते हुए धीरे से रेहान को कहा, मेरे कपड़ों को गार्बेज कह रहे थे ना, अब पता चलेगा कूड़े का ढेर किसके कपड़े हैं। ईशा की बात पर रेहान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वह अब भी मुस्कुरा रहा था। बल्कि यह सब जो हो रहा था इसे देखकर कियारा बहुत हैरान परेशान थी। हालांकि उसके लिए तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात थी। विनिंग जैसी बात तो उसने सोची भी नहीं थी, पर जिस तरह से अब इवेंट्स एक के बाद एक बदलते जा रहे थे उसको रेहान लिए बुरा लग रहा था। उसने कियारा के लिए बहुत मेहनत की थी। उन तीनों के स्टेज पर आने के बाद वोटिंग शुरू की गई। स्टेज पर मौजूद होस्ट ने कहा, जो लोग भी मिस कियारा पटेल के फेवर में हैं वह प्लीज अपना हाथ ऊपर कीजिए। सबसे पहले मिस्टर थॉमस ने हाथ खड़ा किया, उसके बाद 6 और लोगों ने कियारा के फेवर में वोट किया, यानी कि सीधे सीधे 23 वोट ईशा के फेवर में गए। ईशा वहीं स्टेज पर विक्ट्री साइन बनाते हुए डांस करने लगी। वह अब इस इवेंट की क्लियर कट विनर थी। आज तक की हिस्ट्री में इतना ड्रामेटिक सीन कभी नहीं हुआ था कि चीफ जज किसी और को विनर अनाउंस करें और बाकी सारे जज उसको डिऑन कर दें। बेशक 23 जजेस ने ईशा को वोट दिया था, पर हॉल में मौजूद 90% लोगों का यही मानना था कि रियल विनर कियारा ही है। विनिंग सेरेमनी स्टार्ट हुई। ईशा को क्राउन पहनाया गया, ट्रॉफी दी गई। उसने लगातार तीसरी बार यह चैंपियनशिप जीत ली थी। वह पूरे वर्ल्ड की फैशन इंडस्ट्री की अनडिस्प्यूटेड क्वीन डिक्लेयर कर दी गई। रेहान कियारा का हाथ पकड़कर बहुत पहले ही स्टेज से उतर चुका था। रोशन की क्लॉथिंग कंपनी के जीतने की खबर फैलते ही उसके शेयर्स बहुत तेजी से मार्केट में चढ़ने लगे थे। रोशन का सबॉर्डिनेट उसको स्टॉक एक्सचेंज की पल पल की खबर दे रहा था। उसने बहुत प्राउडली रोशन को कहा, सर आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड है। आपने अपने फैमिली बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब इस क्लॉथिंग लाइन को वर्ल्ड नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। शेयर्स के प्राइस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब हमारी कंपनी फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इतने में राहुल भी रोशन को कंग्रेचुलेट करने आगे आया। रोशन उसे देखते ही बोला, अरे तुम ये इवेंट अटेंड कर रहे थे, पता ही नहीं चला। राहुल ने रोशन को कहा, आखिरकार तुमने जो कहा था वह कर ही दिखाया। रोशन ने रेहान की तरफ देखते हुए बहुत एरोगेंसी से राहुल को कहा, हाँ कुछ लोग समझते हैं कि वह बहुत पावरफुल हैं, उनका पैसा सब कुछ कर सकता है, पर उनको यह नहीं पता कि दहशत और डर उससे भी बड़ी चीजें हैं जो बहुत सारे रिजल्ट अपने फेवर में करा देती हैं। उधर ईशा ने अपनी विनिंग स्पीच में रोशन को मेंशन करते हुए कहा, ये ट्रॉफी मुझसे ज्यादा मेरे प्राइम स्पॉन्सर मिस्टर रोशन की है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह मुझे स्टेज पर ज्वाइन करें। रोशन ने खड़े होकर बहुत एटीट्यूड से अपना कोट सीधा किया, गर्दन अकड़ से तानकर वो स्टेज की तरफ चल दिया। स्टेज पर जाकर ईशा और उसने एक साथ ट्रॉफी हवा में उठाए। होस्ट ने रोशन को माइक पकड़ाते हुए पूछा, क्या आप ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह। रोशन ने रेहान की तरफ सार्कास्टिक स्माइल के साथ देखते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड फैशन शो के स्टेज पर सिलेक्शन के टाइम अथॉरिटीज को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। कोई भी अपने इन्फीरियर डिजाइन्स लेकर स्टेज पर अलाउड नहीं होना चाहिए। लोग तो यहाँ इतने बेशर्म है कि उसके बाद खुद को विनर समझने की जुर्रत भी करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से आप जैसे इंटेलिजेंट ऑडियंस का टाइम और पैसा दोनों खराब होते हैं। रोशन के इस तरह ओपन क्रिटिसिज्म से होस्ट एम्बैरेस से हो गया। उसने बात को बदलते हुए अपना माइक ईशा के आगे किया और उसको ऑडियंस को एड्रेस करने को कहा। ईशा ने भी रोशन की ही बात दोहराते हुए कहा, मेरा भी यही मानना है कि हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन इतने बड़े स्टेज पर आकर अपना मजाक उड़वाना अक्लमंदी नहीं है। बेहतर है पहले फैशन की समझ डेवलप करें और फिर इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। उसने ये सारी बात कियारा की तरफ देखकर कही। कियारा इतना ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने सिर झुका लिया, उसके आंसू बह निकले। रेहान ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कर बहुत प्यार से कहा, डोंट वरी स्वीट हार्ट, अभी यह रोएंगे और हम हंसेंगे। तुम बस देखती जाओ कि आगे आगे क्या होता है। वर्ल्ड फैशन कंपटीशन का स्टेज था। चैंपियंस ट्रॉफी की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। फैशन इंडस्ट्री का ये सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला था ईशा रायसेना को। होस्ट माइक हाथ में लिए बहुत एक्साइटमेंट के साथ ऑडियंस को एड्रेस करते हुए कह रहा था, ईशा रायसेना पिछले 2 साल से चैंपियंस ट्रॉफी लगातार जीत रही है। तीसरे साल भी यह ट्रॉफी उन्हीं को जाती है। ईशा रायसेना फैशन इंडस्ट्री की अनडिस्प्यूटेड क्वीन है।
आइए देखते हैं कि पिछले 3 सालों की उनकी जर्नी कैसी रही। होस्ट ने स्टेज पर लगी बिग स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ईशा ने पिछली 2 बार जो चैंपियनशिप जीती थी उसके विनिंग मोमेंट्स का वीडियो स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा। सब कुछ ईशा और रोशन के फेवर में होता दिख रहा था। वह दोनों खुशी के मारे 7वें आसमान पर थे। रोशन ने स्टेज के पास खड़े रेहान को देखकर कहा, तू अभी भी यही खड़ा है? अबे और कितनी बेइज्जती करानी है तुझे अपनी लैला को ले और निकल यहाँ से। रोशन ने जानबूझकर यह सब बहुत चिल्लाकर कहा था कि आसपास वाले सब सुन सकें। रोशन को लग रहा था कि रेहान शर्म से सिर झुका लेगा, मुंह छुपाकर यहाँ से निकल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रेहान अपनी पेंट के जेब में हाथ डाले पूरे स्वैग के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। रोशन को डाउट हुआ कि हो ना हो समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग, वरना इतने ह्यूमिलिएशन के बाद भी रेहान मुस्कुरा क्यों रहा है। सबसे ज्यादा सरप्राइज तो रोशन इस बात पर था, जब वह रेहान का मजाक उड़ा रहा था तब आसपास खड़े ऑडियंस में से भी कोई नहीं हंसा, बल्कि वो सब तो बहुत ध्यान से स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। रोशन को हैरानी हुई। उसने सोचा, ईशा का वीडियो इतना अट्रैक्टिव है क्या, जो सब एकटक स्क्रीन को ही देख रहे हैं। उसने खुद पलटकर जब स्क्रीन की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। ईशा के फेवर में वोट करने वाला एक जज रोशन को कह रहा था, मिस्टर रोशन, अगर आप चाहते हैं मैं ईशा रायसेना को विनर डिक्लेयर करूं। ठीक है, पर 10 लाख बहुत कम अमाउंट है, 50 लाख तो आपको देना होगा। इस सीन के फौरन बाद अगला वीडियो डिस्प्ले हुआ। उन्हीं 23 जजेस में से एक और जज रोशन को बोल रहा था, 30 लाख आप मुझे दीजिए और मैं ईशा रायसेना के फेवर में वोट कर दूंगा। उसके बाद फिर एक वीडियो आया। इसमें रोशन जज को बोल रहा था, मुंह खोलो, कितना पैसा चाहिए, जितना मांगोगे उतना मिलेगा, पर ईशा रायसेना हर हाल में विनर डिक्लेयर की जानी चाहिए। स्क्रीन पर एक के बाद एक सीन बदलते गए। जिन 23 जजेस ने ईशा के फेवर में वोटिंग की थी, सबके एक एक करके वीडियो दिखाए गए। सारे 23 जजेस का वीडियो स्क्रीन पर आने के बाद पूरे हॉल में भयंकर शोर मच गया। रोशन शॉक था। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। ये वीडियो किसने शूट किए और ऐसे यहाँ पर स्क्रीन पर कैसे दिखाए जा रहे हैं। वहाँ ईशा की हालत भी खराब हो गई थी। वह बुरी तरह कांप रही थी। अचानक वह जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, ये सब मेरी इमेज खराब करने के लिए किया जा रहा है, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। पर वहाँ जितने भी ऑडियंस थे उनमें से किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सब अब उनके अगेंस्ट में बात कर रहे थे। किसी ने कहा, एक एक जज को लाखों रुपया दिया गया है, अब समझ में आ रहा है कि ईशा कैसे जीती है। दूसरे ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि बेस्ट डिजाइन्स कियारा पटेल के हैं, आखिर ऐसे कैसे इन्होंने ईशा को विनर डिक्लेयर किया। देख लो अब असलियत। भीड़ में से कोई बोला, जब इतनी रिश्वत सबको खिलाई जाएगी तो किसी गधे को भी विनर डिक्लेयर करवाया जा सकता है। लोग अब बहुत गुस्से में थे। भीड़ में से फिर आवाज आई, इतने बड़े कंपटीशन की ऑथेंटिसिटी क्या रह गई है जब सब इस तरह से फिक्स होने लगा है। डिस्गस्टिंग। हॉल में मौजूद हर आदमी अब जजेस को बहुत गुस्से और घृणा से देख रहा था। जो थोड़े बहुत ईशा के फैंस थे उनको भी बड़ा धक्का लगा। ऑडियंस में से ही एक लड़की बोली, मैं ईशा मैडम की बहुत बड़ी फैन थी, मुझे उनके डिजाइन्स बहुत पसंद थे, मुझे नहीं पता था कि वह इतना गंदा खेल खेलती हैं जीतने के लिए। फिर भीड़ में से भी आवाजें उठने लगीं, ईशा रायसेना हाय हाय, अपनी ट्रॉफी वापस करो, तुम ये डिजर्व नहीं करती, निकल जाओ यहाँ से। पूरे हॉल में शोर मच रहा था। ईशा बुरी तरह कांप रही थी। वह बौखलाहट में चिल्ला कर सबको बोल रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने टैलेंट से ये कंपटीशन जीता है, इस ब्राइब में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की है अपने डिजाइन तैयार करने में। रोशन मुंह लटकाए खड़ा था। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और माथे पर पसीना था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह वीडियो शूट किसने किए, क्योंकि इस डील को तो उसने बहुत सीक्रेट रखा था। ईशा को चिल्लाते देख रोशन भी ईशा को सपोर्ट करते हुए बोला, ये सब झूठे वीडियोस हैं, मैं नहीं जानता ये कैसे बनाए गए और मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी को रिश्वत देने की। ईशा पिछले 2 बार की चैंपियन है, उसका जीतना तो तय था, उसके डिजाइन्स आउटस्टैंडिंग है। जिन जजेस को वीडियो में रिश्वत लेते दिखाया गया था उनमें भी एक बोलने लगा, ये बिल्कुल सही बात है, वह एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं, वो ऑलरेडी 2 बार विनर रही है, उनको क्या जरूरत थी यह सब करने की, ये वीडियो झूठे ही हैं। कुछ लोग जो ईशा को पसंद करते थे अब वह भी सोच में पड़ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह वाकई फेक मैनिपुलेटेड वीडियोस हों। अभी ऑडियंस में खुसुर फुसुर चल ही रही थी कि स्क्रीन पर एक और वीडियो प्ले होने लगा। वीडियो में ईशा एक लड़की को बोल रही थी, ये रखो 20,000 रुपए और यह सारे डिजाइन मेरे हुए, और अगर तुमने मुझे ये डिजाइन नहीं दिए तो मैं तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलने दूंगी। उस लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मैडम मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैंने बहुत मेहनत से ये डिजाइन बनाए हैं,
इस तरह आप ये डिजाइन मुझसे नहीं ले सकती। ईशा ने उसे गुस्से में कहा, तुम मुझे मना करने की हिम्मत कर रही हो? तुम्हें आइडिया भी है, मैं इस फैशन इंडस्ट्री में तुम्हारा पूरा करियर खत्म कर सकती हूँ। चुपचाप ये 20,000 रुपए उठाओ, ये डिजाइनर्स यहाँ छोड़ो और निकल जाओ यहाँ से। एक के बाद एक कुछ और वीडियोस भी दिखाए गए। उन सब में ईशा डरा धमकाकर या पैसे देकर अननोन डिजाइनर्स के डिजाइन जबरदस्ती खरीद रही थी। जो लोग अब तक ये सोच रहे थे कि ईशा टैलेंटेड है और पिछले 2 साल से चैंपियनशिप जीतती आई है और हो सकता है इस बार उसको फंसाया जा रहा हो, ये वीडियो देखकर उनको भी समझ आ गया। आखिर पिछले 2 बार भी यह कैसे जीती होगी। सारी ऑडियंस शॉक में थी। भीड़ अब वायलेंट होनी शुरू हो गई। वह लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनको इतने समय से बेवकूफ बनाया जा रहा था। ना तो डिजाइनर्स ईशा के थे, ना वह कैपेबल थी। सब कुछ पैसे और पावर के बल पर किया गया था। ईशा समझ चुकी थी कि उसकी करियर और रेपुटेशन सबकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। उसके पैर कांपने लगी और वह लगभग बेहोश होने जैसी हालत में जमीन पर गिर गई। भीड़ में से आवाजें बहुत तेज होनी शुरू हो गई। ये औरत झूठी है, इसे बाहर निकालो। एक और आवाज आए, ये यहाँ पर खड़े होना तक डिजर्व नहीं करती, इसको धक्के मार कर बाहर निकालो, इसके खिलाफ केस करो, ये लोग बहुत घटिया है। पूरी भीड़ वायलेंट हो चिल्लाने लगी, बाहर निकालो इन बेशर्मों को। भीड़ को काबू से बाहर होता देख रोशन को भी अब डर लगने लगा था। माथे का पसीना पहुंचते हुए उसने रेहान की तरफ देखा। रेहान अब सरकास्टिक स्माइल के साथ रोशन को ठीक वैसे ही देख रहा था जैसे रोशन अभी कुछ देर पहले रेहान का मजाक उड़ाते हुए उसे देख रहा था। रोशन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इवेंट्स इस तरह से टर्न आउट होंगे। सब कुछ उसके हाथ से यूं निकल जाएगा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह सिचुएशन को कैसे संभाले। इतने में ही उसका सबॉर्डिनेट उसके पास भागता हुआ आया और बोला, सर हमारी कंपनी के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं। रोशन ने पैनिक होकर पूछा, कितने गिर गए? सर 10%। अगले ही पल वह बोला, सर 20%। आधा मिनट भी नहीं बीता था वह फिर से बोला, सर 40%। अब रोशन के भी पैर कांपने लगे। उसका सबॉर्डिनेट हाथ में अपना टैबलेट पकड़े खड़ा था और उसके चेहरे का रंग उड़ रहा था। साफ पता चल रहा था कि कंपनी के शेयर्स अभी और नीचे गिर रहे हैं। जब रोशन और ईशा के चैंपियनशिप जीतने की अनाउंसमेंट हुई थी तब जितनी तेजी से शेयर्स ऊपर गए थे उससे डबल तेजी से अब नीचे गिर रहे थे। कुछ ही मिनटों में रोशन की कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो चुका था। सारी तरफ इतना कियोस क्रिएट होता देखकर मिस्टर थॉमस स्टेज पर चढ़े। उन्होंने होस्ट के हाथ से माइक ले लिया और सबको शांत रहने की रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज आप सब शांत हो जाए, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं मानता हूं कि इस कंपटीशन में बहुत बड़ी धांधली करने की कोशिश की गई है, पर एंड ऑफ द डे हमने सब संभाल लिया है। आप उन 23 जूडजेस को देख रहे हैं जिन्होंने रिश्वत ली, पर 7 ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी भी तरीके के दबाव में आने से मना कर दिया और फेयर प्ले किया। इसलिए मैं अब कंपटीशन को आगे बढ़ाते हुए अपने बाकी जजेस के साथ मिलकर फिर से अनाउंसमेंट करता हूं। मिस ईशा रायसेना से चैंपियंस ट्रॉफी वापस ली जाती है और उनकी मैलप्रैक्टिसेस की वजह से किसी भी फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मिस ईशा रायसेना को फॉर द लाइफ टाइम बैन किया जाता है। जो हो गया उसे नहीं बदला जा सकता, पर शो मस्ट गो ऑन। अब हम इस इंटरनेशनल फैशन कंपटीशन की रियल विनर का नाम अनाउंस करते हैं, मिस कियारा पटेल। कियारा पटेल इस साल की चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रू डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। कियारा को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके नाम की अनाउंसमेंट हो रही है। खुशी से उसका बदन कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रेहान की तरफ देखकर कहा, क्या मैं सच में ये चैंपियनशिप जीत गई हूँ या ये कोई सपना है? रेहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कियारा ये ट्रॉफी तुम्हारी है, जाओ और पूरे प्राउड के साथ अपनी ट्रॉफी को लिफ्ट करो, तुम इसे डिजर्व करती हो। कियारा इतना ज्यादा भावुक हो गई थी कि हंसते हंसते रो रही थी। अचानक से कियारा स्टेज पर जाते जाते मुड़ी और रेहान के पास आकर उसके होठों पर होंठ रख दिए। उसके इस जेस्चर से रेहान एकदम सरप्राइज रह गया, पर अगले ही पल उसने कियारा को बाहों में भरकर ऊंचा उठा लिया। पूरे हॉल में एक बार फिर से तालियां गूंजने लगी। लोग खुश होकर उन दोनों की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगे। कियारा और रेहान को इस तरह किस करते देखकर रोशन गुस्से में बुरी तरह जलने लगा था। कुछ देर पहले ये चैंपियनशिप, उसकी कंपनी का फ्यूचर, सब कुछ उसके हाथ में था। अब पलक झपकते ही सब कुछ उससे छीन लिया गया। सब कुछ इतनी बुरी तरीके से बर्बाद किया गया था कि अब शायद ही कभी रिकवरी हो पाए। रोशन गुस्से में पागलों की तरह रेहान पर चिल्लाया, मैं जानता हूँ ये सब तेरा किया धरा है, ये सारी साजिश तूने मेरे खिलाफ की है। रेहान ने उसके चिल्लाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और तसल्ली से कियारा की किस को रिस्पॉन्ड करता रहा। कियारा को एक लंबी किस देने के बाद वह रोशन की तरफ मुड़ा और अपने होंठों पर अपनी टंग लगाता हुआ बोला, विक्ट्री का टेस्ट तो माइंड ब्लोइंग है, तू बता तुझे अपनी हार में स्वाद आया कि नहीं? रेहान के बोलते ही आसपास खड़े सब लोग भी हंसने लगे। रोशन गुस्से में दांत पीसता हुआ रेहान से बोला,
तू अपनी मौत को खुद बुला रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैंने इस दिन के लिए इतनी मेहनत की थी और तूने अपनी घटिया हरकतों से मेरी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। रेहान ने कहा, लोगों को रिश्वत देकर कंपटीशन को गलत तरीके से जीतना, लोगों को डरा धमका कर अपने फेवर में रिजल्ट करना, यह मेहनत नहीं होती, सरासर गुंडागर्दी है। रोशन ने पलटकर कहा, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे यूं खड़े खड़े धूल में मिला सकता है? तुझे अभी मेरे पैसे और पावर का अंदाजा नहीं है। होगा तू रईस, पर मेरे पास इतने सोर्सेस और वेल्थ तो हैं कि तुझे डिस्ट्रॉय कर सकूं। इतनी आसानी से तो तुझे मैं सब कुछ बिगाड़ने नहीं दूंगा, बल्कि तुझे मिट्टी में ना मिला दिया तो मैं अपने भी रोशन नहीं। रेहान उसकी इस बात पर बहुत जोर से हंसा और बोला, वेल्थ? कौन सी वेल्थ? कल सुबह तक तू भिखारी हो जाएगा। किस खुशी फहमी में था तू कि तेरे शेयर स्टॉक मार्केट में रॉकेट की तरह चढ़ रहे हैं? अबे बेवकूफ, वो मेरे लोग थे जो तेरे शेयर लगातार खरीद रहे थे और अब वही उसको चिल्लर के भाव में बेच रहे हैं। तेरी कंपनी की स्टैंडिंग इतनी गिरने वाली है कि स्टॉक मार्केट में सबसे रद्दी तेरी कंपनी के शेयर माने जाएंगे। रोशन को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वह स्टंट था। रेहान ने इतना बड़ा गेम प्लान उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट कर दिया और उसको खबर भी नहीं लगी। उसने पैनिक होकर रेहान से कहा, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। रेहान ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी तुझे मेरे पागलपन का अंदाजा नहीं है। अभी तो तेरी तबाही शुरू हुई है। आगे आगे देखता जा। इतने में ही रोशन का सबॉर्डिनेट स्टेज के नीचे से चिल्लाया, सर सिटी बैंक। रोशन उसकी तरफ पलटा और बोला, क्या सिटी बैंक? रोशन के सबॉर्डिनेट के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। उसने कहा, सर अभी अभी न्यूज आई है, सिटी बैंक ने अपना लोन रोक लिया है। उन्होंने हमारे सारे प्रिविलेजेस भी कैंसिल कर दिए हैं। रोशन को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब उसके भी पैर कांपने लगे। उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। सारा हॉल गोल गोल उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसको कुछ देर लगी खुद को संभालने में, फिर वह तेजी से चलता हुआ रेहान के पास आया और बोला, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैं मरूंगा तो तुझको मार के मरूंगा। ये याद रखियो। इस खुशफहमी में मत रहियो कि इस खेल में तू जीत गया। अपने जूते के फीते कसकर बांध ले बेटा, खेल तो अब शुरू हुआ है। कहते हुए रोशन तेजी से बाहर निकल गया। वर्ल्ड फैशन कंपटीशन के स्टेज पर आज जो कुछ भी हो रहा था सबके लिए बहुत शॉकिंग था। कौन सोच सकता था थोड़ी देर पहले जो इस इवेंट का विनर था वह इतना बड़ा फ्रॉड निकलेगा। जो स्टॉक मार्केट किंग था कुछ ही मिनटों में बैंकरप्ट हो गया। सिटी बैंक ने अपने सारे फंड्स विड्रॉ कर लिए थे। रोशन की फैमिली ने अपने बाकी सारे बिजनेसेस का पैसा भी इस क्लॉथिंग लाइन को लॉन्च करने में लगा दिया था और इसी क्लॉथिंग बिजनेस की अब स्टॉक मार्केट में धज्जियां उड़ गई थीं। लास्ट मोमेंट पर सिटी बैंक के बैकआउट कर जाने से रोशन की फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल क्रैश कर गई थी। आसमान से जमीन पर आ गया था वो। रोशन गुस्से में उबल रहा था। इम्पल्स में वह बाहर तो निकल गया पर रेहान पर अटैक करने के इरादे से उतनी ही तेजी से वापस आया। गुस्से के पागलपन में उसका ये हाल था कि वो रेहान को अपने हाथों से चीर फाड़ दे, पर रोशन रेहान की तरफ बढ़ते हुए ये भूल गया कि वह कहाँ खड़ा है। ये रिसोर्ट रेहान का ही है। यहाँ के सारे सिक्योरिटी पर्सनल रेहान के लिए ही काम करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने बड़े सिक्योरिटी स्टाफ के होते हुए रेहान को कुछ हो जाए। जैसे ही रोशन गुस्से में रेहान की तरफ बढ़ा, रेहान के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स एक्शन में आ गए। अगले 1 मिनट में रोशन जमीन पर उल्टा पड़ा था। उसके 2 दांत टूट चुके थे। मुंह से बुरी तरह खून बह रहा था। पूरा हॉल शॉक्ड था। पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका था। सिर्फ रोशन की गालियां गूंज रही थी जो वह इस हाल में भी रेहान को लगातार दे रहा था। हॉल के बदले नज़ारे में फिर से खुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, लगता है ये रोशन कंपटीशन हार जाने के सदमे से पागल हो गया है। तो कोई बोला, अरे इतनी बड़ी चैंपियनशिप इसके हाथ से चली गई, पागल तो होगा ही ना। तीसरे ने कहा, मैंने सुना है इसकी कंपनी के शेयर्स भी बड़ी तेजी से गिर रहे हैं। वहां खड़े लोगों में अफरा तफरी सी मच गई। लोग पैनिक हो बात करने लगे। भीड़ में से कोई बोला, क्या बात कर रहे हो, मेरे पास इसकी कंपनी के शेयर्स हैं। पहले वाला फिर से बोला, बेच दो, जल्दी से जल्दी बेच दो वरना बहुत नुकसान होगा। फिर वह शख्स जोर से बोला, जिनके भी दोस्तों रिश्तेदारों के पास इसकी कंपनी के शेयर हैं, उनको इन्फॉर्म करो, ये कम्प्लीटली बैंकरप्ट होने वाले हैं। सब कुछ खत्म है अब इनका। रोशन आंखें फाड़े लोगों का रिएक्शन देख रहा था। रेहान घुटने के बल रोशन के पास बैठा और बोन चिलिंग टोन में बोला, तुझे पहले ही कहा था मुझे प्रवोक मत कर, देख ले कैसी कुत्ते जैसी हालत हो गई है तेरी। रोशन ने खा जाने वाली नजरों से रेहान को देखते हुए कहा, तूने पीठ में छुरा घोंपा है। इन घिनौनी साजिशों से तू अपने को हीरो साबित करना चाहता है। हर जंगल के कुछ उसूल होते हैं, तू लोमड़ी की तरह चाले चलकर बच नहीं सकेगा। रोशन की बात पर रेहान जोर से हंसता हुआ बोला, उसूल? क्या बात है? उसूल, एथिक्स, रूल्स, ऐसी बातें तेरे जैसों के मुंह से अच्छी नहीं लगती।
तू गंदगी का ढेर है रोशन, और गंदगी को साफ करने के लिए गटर में उतरना ही पड़ता है। रोशन के मुंह से खून बह रहा था, उसके बावजूद उसके गुस्से में रत्ती भर कमी नहीं थी। वह फुकारता हुआ बोला, खुश हो ले रेहान, आज का दिन तेरा है, पर मेरा टाइम भी जरूर आएगा। उस दिन तुझे पता चलेगा इस जंगल का असली शेर कौन है। जब मैं अपना पंजा मारूंगा तू लोमड़ी की तरह दुम दबाकर भागेगा। रेहान ने उठते उठते रोशन को एक ठोकर मारी और इशारे से अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को उसे ले जाने के लिए कहा। उसके गार्ड्स रोशन को खींचते हुए हॉल से बाहर ले गए। हॉल के कोने में खड़ा राहुल ये सब कुछ चुपचाप देख रहा था। वो एक बार भी आगे नहीं आया और रोशन का हश्र देखकर पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल गया। वर्ल्ड फैशन शो कंपटीशन की हिस्ट्री में पहली बार यह शो इतने अजीब ढंग से वाइंड अप हो रहा था। हर इंसान की जुबान पर कियारा, रेहान और रोशन थे। एक साथ इतना ड्रामा, स्कैंडल, कंस्पिरेसीज आज तक नहीं देखी गई थी। इवेंट खत्म होने के बाद मिस्टर थॉमस रेहान से मिले और रेहान को इन्फॉर्म किया कि वह अपनी कंट्री अमेरिका वापस जा रहे हैं। रेहान ने उनके सपोर्ट के लिए उन्हें थैंक यू कहा। थॉमस जाते जाते सोच रहे थे, इतनी सी उम्र में ही ये लड़का इतना पावरफुल, इतना कॉन्फिडेंट है, आगे तो पता नहीं क्या ही होगा। मिस्टर थॉमस के जाने के बाद रेहान के सिक्योरिटी चीफ ने आकर उसे इन्फॉर्म किया, सर रोशन की कंपनी के सीईओ मिस्टर विजेंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। रेहान ये नाम सुनकर मुस्कुरा दिया। रेहान ने उस दिन अपने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर वह हमारे लिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन देने को तैयार ना हो तो उसे खत्म कर देना। रेहान के लिए ये देखना इंटरेस्टिंग था कि आखिर विजेंद्र क्या इन्फॉर्मेशन लाया होगा, पर पहले उसे कियारा को यहाँ से भेजना था। रेहान ने कियारा की तरफ मुड़कर कहा, कियारा तुम अब हॉस्टल वापस जाकर आराम करो, इस सारे तमाशे और टेंशन के बाद तुम भी बहुत थक गई होगी। हम तुम्हारी विक्ट्री बाद में आराम से सेलिब्रेट करेंगे। पर कियारा ने छोटे बच्चे की तरह खुश होते हुए कहा, हाँ पर इस बार तुम्हें ट्रीट मैं दूंगी। रेहान कियारा की मासूमियत पर हंस पड़ा। कियारा को अभी तक अंदाजा नहीं हो पाया था कि रेहान की वत इतनी है कि वह तकरीबन 3/4 दुनिया को खरीद सकता है। उसने आगे बढ़कर कियारा के माथे पर किस किया और कहा, ठीक है जो भी तुम्हें खुशी दे वह मुझे मंजूर है, पर अभी यहाँ पर बहुत कियोस क्रिएट हो चुका है, अभी तुम हॉस्टल वापस जाओ। रोशन के इंसिडेंट्स के बाद कियारा को भी वहाँ पर डर लग रहा था। उसने जाने के लिए हाँ में सिर हिलाया और साथ ले जाने के लिए। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है, वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। ये अपनी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट उठा लिए। रेहान ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कहा, मैम को सेफली हॉस्टल छोड़कर आओ। कियारा ने मुड़कर रेहान की तरफ बहुत प्यार से देखा और स्माइल करती हुई उनके साथ चली गई। उसके जाने के बाद रेहान ने अपने सिक्योरिटी चीफ को कहा, बुलाओ उस विजेंद्र को, देखें हमारे किस काम का है वो। विजेंद्र एक वॉकिंग स्टिक के साथ धीरे धीरे चलता हुआ रेहान के रूम में आया। रेहान को याद आया किस तरीके से उसके आदमियों ने उस दिन शंग्रीला के वॉशरूम में उसका पैर तोड़ दिया था। रेहान को अब भी उस पर रत्ती भर दया नहीं आई, ना ही रेहान ने उससे पोलाइटली बात की। उसने आते ही रेहान को सिर झुकाकर ग्रीट किया। शंग्रीला वाले विजेंद्र और आज के विजेंद्र में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। वह जान चुका था कि रेहान क्या हस्ती है। रोशन की 30,000 करोड़ के बिजनेस अंपायर की जो हालत रेहान ने कर दी थी वह विजेंद्र से छुपी नहीं थी। इसके अलावा वह यह भी जानता था कि सिटी बैंक जैसा पावरफुल इंस्टीट्यूशन भी अब रेहान कंट्रोल करता है। उसको एक रफ आइडिया था कि रेहान की नेटवर्थ तकरीबन 8 लाख करोड़ है, जिसका मुकाबला हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में शायद 1 या 2 लोग ही कर सकते हैं। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह रेहान को आंख उठाकर देखे भी। वह आकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया और बोला, गुड इवनिंग सर, आपने मुझे पहचान तो लिया होगा। रेहान ने कहा, यकीनन, बताओ क्या काम आ सकते हो मेरे। विजेंद्र रेहान को इम्प्रेस करने के इरादे से बहुत उत्साह से बोला, सर मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ जो आपको खुश कर देगी। रेहान ने इम्पेशेंट होते हुए कहा, पॉइंट पर आओ जल्दी, क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो। उस आदमी ने कुछ फाइलें रेहान के आगे रख दी। रेहान ने पूछा, क्या है ये। वह आदमी बोला, सर यह रोशन की सारी कंपनियों की पिछले 20 सालों की अकाउंट्स डिटेल हैं। रेहान ने झल्लाते हुए कहा, इसका मैं क्या करूंगा। वह आदमी जल्दी से बोला, सर यह सिर्फ अकाउंट्स डिटेल नहीं है, इसमें वह सारे प्रूफ हैं जिससे ये साबित होता है कि पिछले 20 सालों में उनकी कंपनी ने करोड़ों का टैक्स चोरी किया है। अगर यह बात अब खुलती है तो यकीनन उनकी सारी कंपनियों को सरकार द्वारा ताला लगा दिया जाएगा। ये बात सुनते ही रेहान की आंखें चमकने लगीं। पहले वह सिर्फ रोशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, पर अब उसने सोच लिया था कि रोशन की पूरी फैमिली पूरे बिजनेस अंपायर को डिस्ट्रॉय कर देगा। वैसे तो रेहान को पता था कि विजेंद्र की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन लेकर रेहान के पास आए। फिर भी डबल सिक्योर होने के लिए रेहान ने अपने फाइनेंस हेड को बुलाया। थोड़ी ही देर में उसका फाइनेंशियल हेड आ गया। विजेंद्र की लाइफ फाइल्स को ठीक से देख लेने के बाद उसने रेहान को कहा,
सर यह फुल प्रूफ एविडेंस हैं। रोशन की फैमिली का एक एक मेंबर इससे ट्रैप किया जा सकता है। उनके हर बिजनेस की माइन्यूट डिटेल्स और उसमें किए गए घपले सब कुछ इसमें मौजूद है। रेहान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रेहान ने मुस्कुराते हुए अपनी फाइनेंस चीफ को कहा, इस सब का जिम्मा मैं आप पर छोड़ता हूँ। देखिए इनके अगेंस्ट कैसे एक्शन लेना है। डायरेक्टली हमारा नाम सरफेस नहीं होना चाहिए, पर इनका कुछ बचना भी नहीं चाहिए। रेहान के फाइनेंशियल हेड ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, सर मेरे लिए यह बहुत छोटा सा काम है, आप निश्चिंत रहिए, जैसा आप चाहते हैं सब कुछ वैसा ही होगा। ये कहकर उसने फाइलें उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। रेहान ने विजेंद्र की तरफ देखकर अपने सबॉर्डिनेट को कहा, 3 करोड़ दो इनको और दरवाजे तक छोड़ दो। विजेंद्र थोड़ा सरप्राइज हुआ कि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए बस 3 करोड़, हालांकि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह रेहान की बात काटे। फिर भी उसने धीरे से कहा, सर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रेहान ने बहुत रूडली रिप्लाई दिया, बोलो। रेहान की रूड टोन से वह भी सिहर उठा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर मैंने पैसे के लिए ये काम नहीं किया, मैंने उनकी कंपनी को धोखा दिया है। वह लोग मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 3 करोड़ का मैं क्या करूंगा, मैं आपकी कंपनी में आ जाता हूँ, आप लोगों के लिए काम करता हूँ। इस तरह मेरी जिंदगी भी बच जाएगी और मुझे आप जैसे महान इंसान के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। रेहान उसकी बात सुनकर अम्यूज हो गया और बोला, उल्लू का पट्टा समझा है मुझे, इतनी अक्ल तो मुझे है, जो एक को धोखा दे सकता है वह दूसरे को भी दे सकता है। फिर एकदम से रेहान की टोन बदली और उसने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, 3 करोड़ के बजाय 30 करोड़ दे रहा हूँ, लो और यहाँ से चलते बनो और दोबारा मुड़कर यहाँ मत देखना। मैं एक ही आदमी के साथ 2 बार काम नहीं करता। नाउ गेट लॉस्ट। रेहान की टोन इतनी क्रूअल थी कि विजेंद्र के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह चुपचाप उठा और कमरे के बाहर निकल गया। उसके जाते ही रेहान के सबॉर्डिनेट ने उसे कहा, सर यह बंदा काम का था, हम इसका और भी फायदा उठा सकते थे। रेहान ने उसे घूर कर देखा और पूछा, ज्यादा प्यार आ रहा है उस पर तो उसके साथ तुम्हें भी बाहर निकाल दूं। सबॉर्डिनेट घबरा गया और बोला, नहीं सर, आई एम रियली सॉरी सर, मेरा वह मतलब नहीं था। रेहान ने गुस्से में कहा, शुक्र समझो मैंने उसे जिंदा जाने दिया, ऐसे आदमी जीने लायक नहीं होते। अब जाओ तुम भी, बाहर का काम देखो। उसके जाने के बाद रेहान ने चौहान अंकल को फोन किया। हेलो अंकल चौहान। चौहान अंकल ने उधर से कहा, रेहान जैसा तुमने चाहा था, सिटी बैंक ने अपने सारे फंड्स और लोन विड्रॉ कर लिए हैं। रोशन की कंपनी के शेयर भी बुरी तरह गिर चुके हैं, अब वह लोन भी रीपे नहीं कर पाएंगे। उनके बाकी बिजनेस में भी इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं बची है कि उनसे लोन चुका सकें। रेहान ने पूछा, अंकल इस सब में हमको कितना लॉस हुआ है? उधर से अंकल चौहान हंसते हुए बोले, जितना हुआ है उससे 10 गुना रोशन की सारी एसेट्स को बेचकर रिकवर किया जाएगा। रेहान ने चौंकते हुए पूछा, रोशन की एसेट्स से रिकवरी होगी? चौहान अंकल बोले, हाँ, क्योंकि लोन का अमाउंट इतना बड़ा था कि उसे लेने के लिए उनको अपने लगभग सारे मेजर एसेट्स गिरवी रखने पड़े। लोन की रिकवरी के लिए उसके सारे एसेट्स को जब्त किया जाएगा। तुम खुश हो जाओ, वह सिर्फ फाइनेंशियली क्रैश नहीं हुआ बल्कि उसकी सारी कंपनियां अब से तुम्हारी हैं। रेहान इस बात पर बहुत जोर से हंसा और उसमें थैंक यू अंकल कहकर फोन रख दिया। फोन रखने के बाद रेहान अपनी चेयर पर बैठा चेयर को गोल गोल घुमाने लगा, अपनी इस विक्ट्री को एंजॉय करने लगा। खुद से बातें करता हुआ रेहान बोला, मैंने तो इसको भिखारी बनाना चाहा था, इसकी सारी कंपनियां मेरी हो जाएंगी ये तो सोचा ही नहीं था। ये तो एक तीर से 2 निशाने लग गए। रेहान ने आसमान की तरफ देखकर कहा, देखा भगवान मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, इन भिखारियों को अगर मैं जेल नहीं भेजता तो सड़क पर भूखे मर जाते, कम से कम मेरी वजह से जेल में रोटी तो मिलेगी। ये कहकर रेहान और भी जोर से हंसने लगा। जहाँ रेहान बहुत खुश था वहाँ रोशन के घर में मातम का माहौल था। रोशन के पापा उस पर बुरी तरह चिल्लाते हुए कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आता तुमने ये सब क्या किया है, चैंपियनशिप तुम हार गए, मार्केट में हमारे शेयर गिर रहे हैं और पता नहीं कहां से ऐसे लड़ झगड़ कर मुंह तुड़वा कर आए हो। गॉड नोज तुम्हें हमारे खानदान की इज्जत का कोई ख्याल है भी कि नहीं। उद्धरण चिन्ह। रोशन चुपचाप सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। उसके पापा गुस्से में फिर चीखें, अब तुम मुझे समझाओगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो हम अपनी रेपुटेशन, अपना बिजनेस इस तरीके से गंवा रहे हैं। रोशन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसे चुप देखकर उसके पापा का गुस्सा और बढ़ गया। यू इडियट, मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने सारा बिजनेस एम्पायर तुम्हें सौंप दिया। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत को तुमने मिट्टी में मिला दिया है। फॉर गॉड सके बताओ मुझे ये सिटी बैंक का क्या इश्यू है? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा वह किस लिए लास्ट मिनट पर बैकआउट कर गए हैं। तुम अभी के अभी जाओ और सिटी बैंक के प्रेसिडेंट रेहान मित्तल से मीटिंग करके इस पूरे मामले को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करो। रोशन ने अभी जो सुना उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया।
रेहान मित्तल सिटी बैंक का प्रेसिडेंट। रोशन अब तक समझ रहा था कि रेहान ने सिटी बैंक के हाई ऑफिशियल्स को पैसे देकर अपनी साइड किया है, पर ये तो वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि सिटी बैंक रेहान का हो चुका है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके पापा फिर एक बार चिल्लाए, सांप सूंघ गया है क्या? जो बोल रहा हूँ सुन नहीं रहा? जाकर रेहान मित्तल से मीटिंग करो और इस मैटर को निपटाओ। अभी वह उस पर चिल्ला ही रहे थे कि उनके गार्ड ने आकर कहा, सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए हैं। रोशन के लिए यह बात किसी सदमे से कम नहीं थी कि सिटी बैंक का प्रेसिडेंट रेहान है। वह भौचक्का रह गया था। अपने पापा को रेहान के बारे में कुछ कह पाता इससे पहले ही गार्ड ने आकर इनकम टैक्स वालों के आने की खबर दी। रोशन का माथा ठनक गया। इनकम टैक्स वालों के आने की बात सुनकर रोशन के पापा को भी बहुत हैरानी हुई। उनकी कंपनियों में सालों से की जाने वाले टैक्स चोरी की उनको बखूबी जानकारी थी। टैक्स के अलावा भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो बेशुमार मिल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, पर अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस और पैसों से इतना ह्यूज कनेक्शंस का नेटवर्क उन्होंने खड़ा कर लिया था